रियाज है और करंटली मैं वी ब्लॉक्स में काम कर रहा हूँ। वी ब्लॉक्स एक्चुअली में जो सा है ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है, तो वेब3 के साथ बहुत ज़्यादा उसका इंटरेक्ट रहता है। तो वहाँ से भी एक डेटाबेस की जो सी ना इम्पोर्टेंस आपके साथ शेयर करूँगा लेटर ऑन। बट करंटली आप क्विकली मुझे ये बता दें कि आप लोग डेटाबेस के बारे में क्या जानते हैं। चैट के अंदर शॉर्ट सा मैसेज डेटाबेस के हवाले से। कुछ भी जानते हैं डेटाबेस क्या होती है, छोटा सा मैसेज उसके बारे में डाल दें चैट के अंदर सो दैट वी कैन स्टार्ट। ठीक है। ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा इन एफिशिएंट मैनर, प्लेस टू स्टोर डेटा, वेरी नाइस टू स्टोर मैनिपुलेट योर डेटा समवेयर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे मुताबिक अगर मैं डेटाबेस की आपको डेफिनेशन बताऊँ ना, तो वो ये है कि डेटाबेस एक वे है जिसके ज़रिए हम हार्ड डिस्क के ऊपर अपना डाटा रखते हैं और उसको इजीली मेंटेन और एक्सेस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। तो दैट इज़ एक्चुअली द डेटाबेसिस। तो हम हार्ड डिस्क के ऊपर जो अपना डाटा रख रहे होते हैं बेस्ड ऑन दी हम उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के उसको किस तरह एक्सेस करेंगे और किस तरह इसको राइट और रीड के ऑपरेशंस चलाएंगे एफिशिएंट क्यूरीज के लिए, उसको हम डेटाबेस कह रहे होते हैं। और ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम उसको रखते कैसे हैं बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो आगे जो है ना ये होगी डेटाबेस की बात। इसके साथ ना मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा डीबीएमएस। डीबीएमएस जो है ना वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो करंटली मैंने आपको कोई आउटलाइन प्रोवाइड नहीं की है सेशन की, सो इसी तरह ओपन ही चलेगा सेशन। लेकिन मेरे पास एक रफ सा आइडिया है, लाइक मैं पहले डेटाबेस का इंट्रोडक्शन चलाऊंगा, फिर उसके बाद क्रेडिट का आपके साथ प्रैक्टिकल भी करूंगा, देन नॉर्मलाइजेशन, जॉइंस, एग्रीगेशन, व्यूज़ और इंडेक्स और ट्रांजैक्शंस के बारे में हम जो है पूरे सेशन में देखेंगे। ठीक है, सो अभी हमने डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया। अब इसके साथ ना आपको आरडीबीएमएस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आरडीबीएमएस जो सा होता है ना, हमने बात की कि इजीली जो है हम राइट कर सकें डाटा को और उसको एक्सेस कर सकें, और ये सारा काम करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं ना टूल, उसे डीबीएमएस कहते हैं। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अब मैं इसके साथ एक और टर्म यूज़ करूँगा, आर डी बी एम एस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उससे पहले टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उसके अंदर एक होती है टाइप रिलेशनल डेटाबेस और एक टाइप होती है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल के अंदर आपके पास मोंगोडीबी एक एग्जांपल है, एक फायरबेस एग्जांपल है, रेडिस भी नॉन रिलेशनल के अंदर ही आती है। अच्छा, अब रिलेशनल डेटाबेसेस जो से होती है ना, इसके अंदर हमारे पास माई सीक्वल, पोस्टग्रेस है। अच्छा, ये जो नाम मैंने लिया ना, ये सारे डीबीएमएस हैं। डेटाबेस जो आपने यहाँ पर बता दिया ना कि एक प्लेस है डाटा को रखने की, तो वो डेटाबेस है। जो पोस्टग्रेस होगी, माई सीक्वल होगी, मोंगोडीबी होगी, सारे जो से डीबीएमएस हैं इस डाटा को इंसर्ट करने के या इसके साथ मैनिपुलेट करने के लिए। राइट थिंग, थम्स अप दे दें। यहाँ तक सब ठीक है? तो आवाज़ क्लियर है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमने जो सा रिलेशन डीबीएमएस को भी देख लिया, आरडीबीएमएस के बारे में भी पढ़ लिया कि ये क्या होती हैं। प्रैक्टिकली इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, और उस पर स्क्रीन शेयर होती है तो मुझे आप काइंडली कंफर्म करिएगा। स्क्रीन हो रही शेयर? ओके, नाइस। ओके, सो ये है ना, मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, जो से ना डोकर को रन किया हुआ है अपने पास। डोकर सॉरी पोस्टग्रेस को रन किया हुआ है अपने पास। पोस्टग्रेस एक्चुअली में पूरी थ्रू आउट द सेशन हम पोस्टग्रेस को ही यूज़ कर रहे होंगे, जो कि एक आर डी बी एम एस है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो अभी इसको रन कर लेते हैं। तो ये सिंपली कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक पोस्टग्रेस का इंस्टेंस चलाया मैंने। मेरा कंटेनर चला था प्रोग्रेस का, पोस्टग्रेस का, तो आप उसके साथ कंफ्यूज ना होइएगा डोकर के साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है, ये जो है पोस्टग्रेस का इंस्टेंस है, यहाँ से हमने अपनी क्वेरीज वगैरह रन करना स्टार्ट करनी है। अभी जो बात की डीबीएमएस की, वो जो डीबीएमएस है वो एक्चुअली में पोस्टग्रेस है। इसके साथ हमें मैनिपुलेट करके अपने हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा रखेंगे, जहाँ जिस प्लेस को हम डाटा बेस में कह रहे होंगे। राइट, सो यहाँ पे सबसे तो मेरे पास ऑलरेडी क्यूरीज जो सी ना रिटर्न होंगी, तो ताकि हमें टाइपिंग के अंदर ज़्यादा टाइम ना लगे, और मैं डेफिनेटली क्यूरीज को आपको बताऊंगा कि एक बार बताऊंगा कि ये किस तरह वर्क कर रही है। ठीक है, सो
और जो सा है, ओके सो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे ना हम डेटाबेस बनाते हैं, सेशन के नाम से बना लेते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने जिस लैंग्वेज को यूज़ किया ना वो है सीक्वल, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मैं बहुत सी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको आस्ता आस्ता जो है ऊपर लेकर जाते हैं ये, क्योंकि तमाम जो से हमारे पास लिसनर्स हैं मुख्तलिफ नॉलेज के साथ हैं, इस वजह से। अच्छा, तो ये जो मैंने लिखी है ना सिंटेक्स, या एक लाइन लिखी है, एक स्टेटमेंट लिखी है, एक क्वेरी लिखी है, ये जो सी है ये एसक्यूएल के अंदर है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अब करंटली हम जो आरडीबीएमएस यूज कर रहे हैं वो है पोस्टग्रेस। तो एसक्यूएल लैंग्वेज जो सी है बेस्ड ऑन द आरडीबीएमएस, थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंज आ जाता है, 90% वही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है। तो डेफिनेटली जब आपको मैं होम टास्क दूंगा तो उसके अंदर आप जब कर रहे होंगे माई सीक्वल के साथ कर रहे होंगे, तो मे बी जो मैंने कमांड रन की है वो आपके पास ना चले, थोड़ा सा उसके अंदर आपको अल्टर करना पड़ेगा, जीपीटी से आप पूछ सकते हैं, तो वो आपके कमांड जो सी चल जाएगी। फॉर नाउ अभी मैंने एक क्रिएट का कीवर्ड यूज किया है, डेटाबेस आगे उसको बताया कि मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, उसका नाम बताया कि उसका नाम सेशन होगा, ठीक है। उसने कहा जी डेटाबेस आपकी क्रिएट हो गई है। तो अब मैंने ना इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी मैं जो इंस्टेंस है डीबीएमएस का पोस्टग्रेस उसके ऊपर हूँ। अभी मैंने डेटाबेस क्रिएट की है, अभी उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है पोस्टग्रेस की है, एक्चुअली में डीबीएमएस की है कि बैकवर्ड स्लैश सी, ये कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, किसी डीबी के साथ हमने कनेक्ट करना है। तो पहले हमने डीबी को क्रिएट कर लिया, देन हम डीबी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख लेंगे यहाँ पे सेशन आ गया कि हम डीबी के इंस्टेंस के अंदर आ गए, राइट। यहाँ तक जो सा ना हमने डेटाबेस को, अभी डेटाबेस बनाई है, उसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट नहीं किया, डीबीएमएस के थ्रू हमने डेटाबेस बनाई है, अभी उसके अंदर कोई डाटा इंसर्शन नहीं हुई। अभी हम आगे जो सा करंट ऑपरेशन देखेंगे, डाटा टाइप्स देखेंगे, कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, वो कैसे वर्क करते हैं। तो पहली क्वेरी जो सी है मैं आपके जो सा ना रन करता हूँ वो है टेबल बनाऊंगा मैं, जिसको क्या कहते हैं यहाँ पे क्रिएट टेबल के नाम से कीवर्ड है टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मोस्टली हर डीबीएमएस में इस तरह होता है, आरडीबीएमएस के अंदर। और ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये मैंने नाम रख दिया उस टेबल का, ठीक है। और यहाँ पे जो आईडी, नेम, एज, ईमेल है ना, ये कॉलम्स हैं। इसको मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये होगा कि एक प्रॉपर, ये सारी, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, ओके। सो ये हमारे पास एक पूरी डीबी है, मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क की डीबी हमारी पड़ी है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया छोटा सा, इसको कहते हैं, हमने कह रहे हैं स्टूडेंट्स, एस लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना कॉलम्स और रोज बनी हुई हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स और रोज बनी हुई हैं, राइट। अच्छा, कॉलम्स जो है ना, यहाँ पे कॉलम्स का मुराद ये है कि आई, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं इस टेबल के अंदर, जो जो डाटा मैंने रखना है वो कॉलम्स हैं। तो ये आईडी होगी, उसका नाम हो गया, उसका ईमेल हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे एज अ हेडिंग आप समझ सकते हैं यहाँ पे आ जाएंगी। उसके इसके जो रेलेवेंट डाटा होगा ना वो रोज की सूरत में हम इसका नीचे जो सा डालते जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने क्यूरी यहाँ पे राइट किया ना, वो ये करेगी कि क्रिएट करेगी टेबल स्टूडेंट्स का, और कॉलम बनाएगी, पहला कॉलम बनाएगी आईडी के नाम से, दूसरा कॉलम बनाएगी नेम के नाम से, तीसरा बनाएगी एज के नाम से, और चौथा बनाएगी ईमेल के नाम से, ठीक है। यहाँ पे ये कॉलम्स आ जाएंगे। अब जब हम इंसर्ट करेंगे ना, सेकंड क्यूरी जब हम रन करेंगे इंसर्शन के लिए, तो हमारा डाटा इन फील्ड्स के अंदर आता जाएगा, इन स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर आता जाएगा, रेलेवेंट फील्ड्स के अंदर आता जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सीरियल, प्राइमरी की, वार्चर, 50, नॉट नल, इंटीजर, ये सारे डाटा टाइप्स हैं और कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपके साथ ना करूँगा डिस्कस आगे। अभी ये हमने क्रिएट टेबल कर दिया। अगर हमने चेक करना है कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया, तो उसके लिए हम बैकवर्ड स्लैश और डी लिखते हैं, और अगर आप स्पेसिफिक टेबल का नाम के साथ सर्च करना चाहते हो तो नाम लिखते हैं, अदरवाइज आपके पास यहाँ ऐसे सारे टेबल्स आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स का आ गया हमारे पास टेबल, हमें कंफर्म हो गया कि हमारे स्टूडेंट्स का जो टेबल है ना क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो सा हमारे पास, इस टेबल के अंदर जो हमने एक डीबी बनाई है, डीबी के अंदर जो सा है एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स का, इसके अंदर आप डाटा इंसर्ट करना है इस रोज के अंदर। तो मैं अपने डीबीएमएस को यूज करते हुए डीबी के अंदर आकर जो सा अपनी नेक्स्ट क्वेरी पेश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं दो रोज ले रहा हूँ, ये एक जो स्टेटमेंट है ना वो एक रो को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको समझ लेते हैं कि ये जो हमारी इंसर्शन होगी, जो स्टेटमेंट है ये काम कैसे कर रही है। तो सबसे पहले हमारे पास है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इंसर्ट और इनटू जॉनसन है ये कीवर्ड है, स्टूडेंट्स हमारी डेटाबेस का नाम है जो हमने अभी ऊपर क्रिएट किया है, ये आप नाम भी देख लें, ठीक है।
उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हमने वो कॉलम्स के नाम लिखे जिनकी वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी है। लाइक यहाँ पे नेम, एज, ईमेल, ये कॉलम्स के नाम लिखें कि इसके अंदर इसके रेलेवेंट आपने जो सी ना स्पेसिफिक वैल्यूज डालनी है। तो आगे हमने वैल्यूज बताई हैं, वैल्यूज का नाम दे के अलाइस ए का नाम होगा, 22 उसकी एज है, और उसकी alais@example.com जो है ना उसका ईमेल है, राइट। ये एक हमारा इंसर्ट होगी रो अलाइस की, और एक दूसरी इंसर्ट होगी बॉब की। तो इस स्टेटमेंट के अंदर मैं दो क्यूरीज रन कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अपने इंसर्शन ऑफ डाटा दो रोज के लिए, ठीक है। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, तो उसने कह दिया कि पहली क्यूरी भी आपकी इंसर्ट हो गया, दूसरी भी हो गई। अब इसको देखने के लिए ना मैं करता हूँ सेलेक्ट जो हमारा नाम है स्टूडेंट्स। ये मैंने क्या किया, अब ये रीड किया है कि हमारे टेबल एक बन गया डेटाबेस के अंदर, अब उसको रीड करना है हमने। तो हमने सिंपली क्या किया, सिलेक्ट किया। स्टैटिक का मतलब है कि जितनी भी उसके अंदर रोज है ना सारी रीड करो आप फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर से, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स क्या करेगा, स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर से सारी रोज हमें रीड कर देगा जो अभी हमने इंसर्ट की हैं। तो इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आईडी, नेम, एज, ईमेल, जब हमने टेबल क्रिएट किया था ये रोज हमने एंटर की थी, सॉरी कॉलम्स एंटर किए थे कि ये वैल्यूज होंगी। और जब हमने रोज इंसर्ट की थी तो यही बताया था कि अलाइज है, उसकी एज 20 है और उसकी ईमेल ये है। तो वो रेलिवेंट कौन सा है कॉलम के अंदर जाके ऐड होगी, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ओके सो गुड, गुड हो गया। अच्छा, ओके नाइस, ओके। अच्छा, इसके अंदर ना अब नेक्स्ट जो सा ना मैं आपको जो सा CRUD ऑपरेशंस के बारे में बताना चाहूँगा कि CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए CRUD जो सा CRUD, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशन हम अपने इस DBMS को यूज़ करते हुए अपनी डेटाबेस को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पे अभी सबसे पहले हमने क्या किया था, अपना टेबल क्रिएट किया था। टेबल क्रिएट करने के साथ जो सॉरी टेबल क्रिएट करने के साथ हमने ये कुछ वैल्यूज पास की थी, उसको बताया था कि ये हमारे कॉलम्स के नाम होंगे, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं कि ये हमने एक टेबल अभी क्रिएट किया है, अभी CRUD का कोई ऑपरेशन नहीं चला। जब हमने किया ना इंसर्ट, ये है हमारा CRUD का क्रिएट। इसको इस तरह समझ लें कि हमारा जो सा है CRUD है, करेक्ट है, इसके अंदर C क्रिएट है, R रीड है, U अपडेट है और D फॉर डिलीट है। तो इंसर्ट जब हमने किया ना तो हमने असल में डाटे को क्रिएट किया टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात तो हमारी होगी डन कि हमने जो सा ना CRUD ऑपरेशन जो सा है एक डेटाबेस के अंदर डाटा के साथ जब भी हमने प्ले करना होता है तो उसके अंदर हमने दो ही चीज़ें देखनी होती हैं, सॉरी चार ही चीज़ें देखनी होती हैं कि क्रिएट करना होता है, रीड करना होता है, अपडेट करना होता है या डिलीट करना होता है। उसको हम CRUD कहते हैं। तो क्रिएट हमने देख लिया कि हमने इंसर्ट किया तो हमारा डाटा क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हमने एक रीड वाली चीज भी देख ली कि हमने स्टूडेंट्स के टेबल को पूरा रीड कर लिया। स्पेसिफिक रीड करना है, आप लिख सकते हैं नेम इज इक्वल टू अलाइज और बॉब, ठीक है। उस पर भी हम आएंगे बाद में, ठीक है। हमने रीड को भी देख लिया और उसके बाद हमने क्रिएट को भी देख लिया। ये दो चीजें तो होगी। दो चीजें हमारी रह गई हैं, वो है एक अपडेट की और एक डिलीट की। तो उसको अब रन करते हैं। हमारी जो सी है, अब क्या करते हैं कि जो हमारी अलाइज की एज है ना उसको 23 कर देते हैं, ठीक है। अपडेट का एक कीवर्ड यूज किया है, सीक्वल के अंदर ये कीवर्ड आता है। हमने कहा अपडेट स्टूडेंट्स, किस टेबल को अपडेट करना है वो बताया और किस एट्रीब्यूट को करना है। आप देख सकते हैं ये पर हमारा टेबल है, इस पूरे टेबल को हमने कहा कि एज वाला कॉलम पकड़ो और उसमें भी क्या पकड़ो, उसकी जो एज है ना वो 23 कर दो। और करना कहाँ पे, जिसका जो नाम है ना अलाइज है, ठीक है। तो इसको अगर इस तरह पढ़ें कि जहाँ पे नेम अलाइज है यहाँ पे आएगा और उसके अंदर क्या करो, एज का जो कॉलम है उसको 23 सेट कर दो, ठीक है। सो अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज इज इक्वल टू 23। तो अभी इसकी एज 22 है। जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे, अपडेट करेंगे अपने टेबल को, तो ये क्या कर देगा, उसकी एज को 23 कर देगा, ठीक है। हमने अपडेट किया, अब दोबारा चेक करते हैं तो यहाँ पे अलाइज की जो एज है ना वो 23 हो गई है, राइट, मेक सेंस। तो अभी हमने जो सा है अपडेट देखा और क्विकली जो सा ना डिलीट की भी देख लेते हैं। डिलीट का भी उसी तरह कीवर्ड है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, और जहाँ पे नेम बॉब है तो हमने अपने जो से स्टूडेंट्स के टेबल में से क्विकली जो सा ना बॉब को डिलीट कर रहे हैं और
क्विकली देख लेते हैं कि वो डिलीट हो भी गया कि नहीं, राइट। तो हमने क्या किया कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स करके देख लिया कि बॉब इवन के हमारे टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं, आफ्टर हमने डिलीट कर लिया, क्वेरी रन कर लिया, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा करेक्ट ऑपरेशन था। लेकिन इससे अब जो सी है ना मेजर जो चीज़ हमने अभी जो स्किप की थी वो थी ये वाली चीज़ें, सीरियल प्राइमरी की, वारचार, इंटीजर और यूनिक, नॉर्मल और नल चीज। इसको डिस्कस करते हैं। इसको कहते हैं डाटा टाइप्स, ठीक है। डाटा टाइप्स हम यहाँ पे सीक्वल के अंदर कुछ डाटा टाइप्स हैं, एक जिसमें कि अभी वारचार है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या क्या है, एक नल है, एक नॉट नल है और एक है यूनिक, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट से मुराद क्या है, कंस्ट्रेंट से मुराद है कि हमारा जो डाटा है ना वो इसके ऊपर ये कंस्ट्रेंट है कि वो नल नहीं हो सकता, लाइक नॉट नल। ये हमने उसको कह दिया कि जो हमारा नाम है ना स्टूडेंट्स के अंदर, नेम जो है वो नॉट नल, वो कभी नल नहीं हो सकता। इसी तरह हमने बता दी कि ईमेल जो है ना हर स्टूडेंट की यूनिक होगी, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता abc@gmail.com किसी और का भी हो, वो abc एक स्टूडेंट है वो उसी का रहेगा यूनिक, ठीक है। और इसी तरह एक हमारे पास होता है कंस्ट्रेंट नल। नल का मतलब होता है कि नल लेबल है, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू ना भी है तो इट्स ओके, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंस्ट्रेंट्स थी। अब आते हैं डाटा टाइप्स की तरफ। तो डाटा टाइप्स क्या होती हैं कि अब कॉलम के अंदर, ये कॉलम है हमारा, यहाँ पे इस कॉलम के अंदर हमने उसको बताया कि नेम जो है ना फील्ड जो सा है वो एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। इसी तरह हमने उसको बताया कि जो एज है ना वो एक इंटीजर लेगा, ईमेल जो है वो भी एक स्ट्रिंग ही लेगा, ठीक है। अभी ये ऊपर हमने इसको यही बताया था, देखें इस पे आते हैं, इस वाली चीज के ऊपर। नेम हमने क्या बताया था, वारचार, और ईमेल भी हमने वारचार। इसका मतलब है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब के करेक्टर्स, अल्फाबेट्स, ठीक है, हम उसको लिखते हैं। उसके बाद एज हम उसको बता देते हैं इंटीजर। इस वजह से जब हमने इंसर्शन किया ना तो हमें कोई एरर वगैरह नहीं आया कि आप कोई गलत डाटा टाइप एंटर कर रहे हैं, बिकॉज हमने रेलेवेंट डाटा टाइप्स ही एंटर किए हैं। अच्छा, अब जो सी एक बात है ना, टेक्स्ट और वारचार में डिफरेंस समझ लें। थोड़ा सा सीक्वल की तरफ आके फिर वापस हम अपने क्यूरीज की तरफ आते हैं, बीटीएमएस की तरफ आते हैं। अच्छा, वारचार जो है ना ये क्या करता है, ये कहता है कि मैक्सिमम मुझे लिमिट दे दो कि मैं इतने अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स जो है ना अपने पास स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ 4, ठीक है। और अपने जब मैंने क्रिएट कर रहा था और नेम के ऊपर अगर मैं कह देता, नेम को अगर मैं वारचार 4 कह देता, 4 कह देता, तो कोई भी नाम, जिस तरह तलहा नाम है तो ये 5 करेक्टर का है, तो इसने 5 करेक्टर्स लेने थे, इसने मैक्सिमम जो से 4 करेक्टर लेने थे, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, तो इसलिए हमने जब क्रिएट किया तो हमने इसको 50 जो है ना मैक्सिमम करेक्टर्स दिए। हमने कहा कि 50 करेक्टर्स से कोई भी नाम जो है ना ऊपर नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट जहाँ पे हमने देनी होती है ना स्ट्रिंग को, हम जो सा है दे देते हैं वारचर। और जहाँ पे हम ओपन होते हैं ना कि हमें नहीं पता होता कि हमारे अल्फाबेट्स कितने हाईएस्ट जा सकते हैं, वहां पे हम टेक्स्ट दे देते हैं, राइट। एक बेसिक सा डिफरेंस ये हमने समझ लिया, ठीक है। ओके, सो हमने डाटा टाइप्स को डिस्कस किया है, हमने कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस कर लिया है, और उसके साथ हमने डेटाबेस, आरडीबीएमएस वगैरह को डिस्कस किया। इसमें किसी को कोई इशू है तो बताए। ओके, सिर्फ जुनैद को समझ आई है, बाकी ठीक है। वकार आप चैट के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी एट द एंड भी क्वेश्चन जो है ना लिए जाएंगे। ओके, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन कंस्ट्रेंट्स अगेन? अच्छा, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इसको मैं आपको इसी बताता हूँ। अच्छा वकार, ये देखें, कंस्ट्रेंट होता है कि हमने एक टेबल के अंदर कोई डाटा इंसर्ट करना है और उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है कि फॉर एग्जांपल, या हमने डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बताता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने नेम दिया है, एज दिया है और ईमेल दिया है। क्या होता है कि मैं अगर ईमेल ना देता, हो सकता था ना ऐसे, या मैं नेम ना देता, मैं नेम ना देता तो यहाँ पे एरर आ जाना था, बिकॉज जब हमने टेबल क्रिएट किया ना वहां पे उसको हमने कह दिया नेम जो है ना नो नल। ये नल नहीं हो सकता। नल से मुराद है कि इसकी आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी, प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ठीक है।
तो जब हमने यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं नेम नहीं देता तो यहाँ पे एरर आ जाना, तो उसमें था नेम आप मस्ट इंसर्ट करें। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रेंट है हमने लगा दिया है कि हम जब भी कोई डाटा इंसर्ट कर रहे होंगे तो हमें लाजमी नेम देना है। इसी तरह नोट नल होता है, इसी तरह नल होता है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि ठीक है अगर ये ना भी दें तो इट्स ओके है। इसी तरह यूनिक होता है, यूनिक के अंदर क्या होता है कि वो डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, किसी ने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया देन वो दोबारा नहीं आ सकता। ओके, सो थैंक यू फॉर योर थम्स अप वकाश। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ज्वाइंस की तरफ। ज्वाइंस का किसी को आइडिया है यहाँ पे ज्वाइंस क्या होते हैं डीबी के अंदर? एनीवन? अच्छा, ज्वाइंस जो है ना, अच्छा फैचिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो इसको ज्वाइंस को ना सिंपली इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, जिस तरह भी एक स्टूडेंट्स का हमने बनाया और एक टीचर का अगर हम बनाएंगे, तो इन दोनों में से अगर हमने कोई कॉमन डाटा निकालना हो या किसी बेस कंडीशन की बेस के ऊपर डाटा निकालना हो तब हम ज्वाइंस यूज करते हैं। ठीक है, डेटा फ्रॉम डिफरेंट, ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये में भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमने क्या करना होता है कि जब हमने टू डिफरेंट टेबल्स के अंदर से डाटा निकालना होता है तब हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बेस के ऊपर देन हम जो है ज्वाइंस यूज करते हैं। हमारे पास जो है ना ज्वाइंस वो हैं चार किस्म के, मैं इधर नाम लिख रहा हूँ। अच्छा, जो करंटली हम DBMS यूज कर रहे हैं ना पोस्टग्रेस है, और पोस्टग्रेस के अंदर कीवर्ड है ज्वाइन और इनर ज्वाइन। ठीक है, इन दोनों का एक ही मतलब है, ये दोनों वही काम करते हैं जो इनर ज्वाइन करता है। ज्वाइन वही काम करेगा जो इनर ज्वाइन करता है, इनर ज्वाइन वही काम करेगा जो ज्वाइन करता है। इस पर भी डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब है। अभी हम ज्वाइंस के ऊपर आ रहे हैं। ज्वाइंस का अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। ठीक है, और एक डाटा, कुछ डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है, कुछ डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है, रफली मैं बस बना रहा हूँ। और आपको चाहिए एक कॉमन डाटा या बेस्ड ऑन सम कंडीशन डाटा आपको चाहिए। तो आप एक नया जो सा है, एक ये टेबल तो नहीं होगा, इसको आप रिजल्ट कह लें, जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों की बेस के ऊपर आप जो रिजल्ट जनरेट करेंगे वो ज्वाइंस की बेस पे होगा, आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइंस कंसेप्ट है इस चीज का कि दो टेबल से आपने एक यूनिक डाटा जनरेट करवाना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना टाइप्स जो सी हैं ज्वाइन की, वो है इनर ज्वाइन, एक है लेफ्ट ज्वाइन, एक है राइट ज्वाइन और एक है फुल ज्वाइन। ठीक है, अभी इसके अंदर जो लाइव मैं प्रैक्टिकल आपको इनर ज्वाइन का देकर जाऊंगा, बाकी जो ज्वाइंस हैं वो आपने होम टास्क के तौर पर खुद करने होंगे। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। हर ज्वाइन का मुख्तलिफ काम है। इनर ज्वाइन क्या करता है? इनर ज्वाइन करता है कि ठीक है, आपके पास एक ये टेबल है और एक ये टेबल है। ठीक है, इसको कह देते हैं टेबल ए और टेबल बी। एक टेबल ए है और एक टेबल बी है, राइट। तो आप कहते हैं कि मुझे वो फील्ड्स रिजल्ट के अंदर चाहिए जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं, यानी कि वो फील्ड्स जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है वो फील्ड्स मुझे चाहिए। ठीक है, जो सिर्फ इसके पास है वो नहीं मुझे चाहिए, जो सिर्फ इसके पास है वो भी मुझे चाहिए, जो दोनों के पास एग्जिस्ट करती है ना मुझे वो चाहिए। तो इसके लिए आप यूज करते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है? वो एक कंडीशन की बेस के ऊपर चेक कर लेता है कि क्या ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं दोनों टेबल्स के अंदर। तो वो अगर एग्जिस्ट कर रही होती हैं तो वो आपके रिस्पॉन्स के अंदर या आपके रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट टेबल के अंदर डाल देता है। ठीक है, ये होता है इनर ज्वाइन। इसी तरह लेफ्ट ज्वाइन होता है। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट टेबल से सारा डाटा आपके रिस्पॉन्स में डाल देता है, यानी इसका सारा डाटा ले आएगा आपके रिजल्ट के अंदर। बी टेबल से सिर्फ या राइट टेबल से सिर्फ वो लेके आएगा जो कि लेफ्ट वाले से मैच कर रहा होगा। ठीक है, एक आपका लेफ्ट टेबल है, एक राइट टेबल है। लेफ्ट टेबल में से सारा डाटा ले आएगा क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन है। राइट टेबल में से सिर्फ वो लेके आएगा जो लेफ्ट के साथ मैच कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह राइट ज्वाइन है वो वाइस वर्सा है, राइट जो है फुल डाटा ले आएगा और लेफ्ट से सिर्फ वो लेके आएगा जो राइट के साथ मैच कर रहा है। और फुल ज्वाइन जो है दोनों में से सारा डाटा ले आएगा, और जो कुछ फील्ड अगर हैं जो नलेबल हैं, तो जो जो दोनों में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको वो जो है ना नलेबल कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? दोनों थ्योरेटिकली क्लियर है ज्वाइंस क्या होते हैं, इनकी टाइप्स? ठीक, अच्छा, ठीक हो गया। ज्वाइंस यहाँ तक क्लियर है। अब ना हम एक टेबल नया क्रिएट करेंगे यूजर्स का। मुख्तलिफ टेबल मैं साथ साथ क्रिएट करता रहूँगा। उसकी रीज़न ये होगी कि ताकि हमारी प्रैक्टिस से गुजरती रहें चीज़ें, क्यूरीज हमारी प्रैक्टिस में रहें। ठीक है,
तो करंटली जो सा है हम जो सा यूजर का टेबल एक नया क्रिएट करने लगे, ठीक है। सेम क्वेरी है, क्रिएट टेबल यूजर्स, पहले स्टूडेंट्स का किया था, अब यूजर्स के नाम से कर रहे हैं, और इसके अंदर दो कॉलम पास कर रहे हैं कि एक यूजर आईडी होगी और एक नेम होगा, ठीक है। सो अब अच्छा एक चीज रह गई, लास्ट हमने जो सा है यहाँ पे कहा था कि सीरियल प्राइमरी की को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा सीरियल क्या होता है? सीरियल होता है कि ऑटो इंक्रीमेंटिंग, हमारी ये आईडी है, हमें पता है कि हमने मुख्तलिफ डाटा इंसर्ट करना है अपनी डीबी के अंदर, तो सीरियल कीवर्ड क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट करेगा हमारे डाटा के अंदर आईडी को। यहाँ पे आप देख लें, पहले हमने अलाइज एंटर किया तो उसने आईडी 1 कर दी, हालांकि हमने इंसर्शन के दरमियान आईडी पास ही नहीं की, ठीक है। इसी तरह दूसरी इंसर्शन के दरमियान भी हमने आईडी पास नहीं की, उसने आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करके 2 की और बॉब को इंसर्ट कर दिया, ये डाटा हमने इसके अंदर पास किया था, ठीक है। तो ये होता है सीरियल। और प्राइमरी की क्या होता है कि जिसके थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी एक कीवर्ड है, कीवर्ड से हमने अपनी डीबीएमएस को बता दिया कि ये वो कॉलम है जिसके थ्रू मैं अपनी जो से ना रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करूंगा। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है? मैं जॉइंट्स की तरफ वापस आता हूँ, ये कंसेप्ट बीच में से मिस हो गया था इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा तो इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी की से क्या मुराद है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने से क्या मुराद है? अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक रो ये है और एक रो ये है, सिर्फ 2 रोज हैं। अगर हमारे पास 100 ऑफ रोज होती एक टेबल के अंदर, स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर हमारे पास 100 रोज होती, और उसके अंदर से हमने किसी फॉर एग्जांपल अलाइस को फाइंड करना होता है, ये अलाइस है, 100 ऑफ रोज के अंदर से हमने अगर अलाइस को फाइंड करना होता, देन हम क्या करते, पूरे टेबल को ट्रेवर्स करते और देन जो सा अलाइस तक आते। तो अब उस एक इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है, उस पर मैं सेपरेट पे आऊंगा, लेकिन फॉर नाउ अच्छा फॉर नाउ जो सा है हम क्या करेंगे कि प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। अब हमारे पास 100 ऑफ रोज हैं टेबल के अंदर, उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है अलाइस को, तो हमने अलाइस को एक आईडी दी हुई है 1, ये एक यूनिक आईडी है, हमें पता है कि ये 1 जो है पूरे टेबल के अंदर किसी और रो को नहीं मिलेगा, ठीक है, बॉब को नहीं मिलेगा या चार्ली को नहीं मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, ये 1 सिर्फ अलाइस का है और ये टेबल के अंदर सिर्फ अलाइस को मिला हुआ है। तो जब भी हमें क्यूरी करनी है ना, हमें पता है कि मैं 1 भेजूंगा ना क्यूरी के अंदर, तो मुझे ये वाली अलाइस वाली पूरी रो मुझे मिल जाएगी, राइट। गॉट द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की? ओके ओके राइट, ठीक है। अब हम आते हैं वापस अपने जॉइंट्स की तरफ, जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ जॉइंट्स के। यहाँ पे यूजर आईडी दी, उसी तरह सीरियल इसको बता दिया कि प्राइमरी की है ये, इसके थ्रू ये एक यूनिक चीज होगी और इसके थ्रू ही हमने ना वो एक्सेस कर सकते हैं अपनी रो को, टेबल्स की, यूजर्स की, ठीक है। तो दूसरा जो सा है कॉलम, हमने नेम प्रोवाइड किया, उसके अंदर टाइप उसकी क्या दी है, डाटा टाइप वार्चर दी, और हमें पता है कि नेम 50 रहेगा, और कंस्ट्रेंट लगा दिया नोट नल के हमेशा नेम इंसर्ट करना ही करना है जब भी आप इंसर्शन करेंगे, ठीक है। एक हमने टेबल बना लिया यूजर्स का, ठीक है। नेक्स्ट टेबल हम बना लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, नेक्स्ट टेबल हम बना लेते हैं ऑर्डर्स का। एक यूजर्स का टेबल है, एक ऑर्डर्स का टेबल है, और ऑर्डर्स के टेबल के अंदर हमने क्या रखा है, ऑर्डर आईडी, सेम सीरियल एंड प्राइमरी की वाला कंसेप्ट, यूजर आईडी, इंटीजर नॉट नल। अब ये यूजर आईडी क्या है, ये किस तरह है, ये फॉरेन की है, इसके भी ऊपर मैं आता हूँ, लास्ट जो सा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आके इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। उसके अलावा जो सा हमारे पास अमाउंट है और एक हमारे पास ऑर्डर डेट है। अमाउंट की जो डाटा टाइप है ना वो डेसिमल है, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की थी। इसके अंदर ना 2 चीजें ये लेता है, ये पहले नंबर पे वो कैरेक्टर्स लेता है जो कि टोटल इस ये होल्ड कर सकता है, 10 का मतलब है कि टोटल कैरेक्टर्स ये होल्ड करेगा बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल, ठीक है। इसको इस तरह समझ लें कि जस्ट ओके, सो इसको इस तरह समझ लें कि अगर हमने 5 लिखा होता ना, अगर हमने इसको लिखा होता डेसिमल 5,2, तो इसने क्या करना था, इसने बिफोर एंड आफ्टर टोटल जो से ना 5 कैरेक्टर्स लेने थे, 123.21। अब देखें टोटल जो से हैं 5 जो से ना कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। डेसिमल से पहले 3 है, डेसिमल के बाद 2 हैं, और जो डेसिमल के बाद 2 हैं ना वो इसकी वजह से 2 हैं, ये जो हमने सेकंड आर्गुमेंट पास किया 2, अगर हम 3 कर देते तो मैक्सिमम जो है ना वो यहाँ पे 3 ले सकता था, और यहाँ पे हमने इसको 2 करना पड़ना था, 2 कैरेक्टर्स करना पड़ना था। सो इट्स जस्ट अबाउट द फर्स्ट आर्गुमेंट इज अबाउट टोटल डिजिट्स एंड सेकंड आर्गुमेंट इज अबाउट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, ठीक है। ओके सो हमने क्या किया, अमाउंट डेसिमल को देख लिया। अब ऑर्डर डेट, डेट का एक जो सा है इसके अंदर होता है डाटा टाइप, डेट के अंदर जो सा ना सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं
अच्छा, इसके अंदर मैं डेट का कौन सा ना स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट होती है। इस पोस्टग्रेस के अंदर, पोस्टग्रेस के डीबीएमएस के अंदर डेट एक डाटा टाइप है जो कि क्या एक्सेप्ट करती है, ईयर मंथ डेट, इस फॉर्मेट के अंदर जो मैंने आपको यहाँ पे राइट किया। ठीक है, तो इट्स क्वाइट सिंपल। लास्ट के अंदर हमने इसको क्या किया यार, एक फॉरेन की है और उसका नाम दिया, ये यूजर आईडी हमने ऊपर लिखी थी, वही हमने यहाँ पे पास किया और उसको बताया कि यूजर आईडी एक फॉरेन की है, रेफरेंस करो इसको यूजर्स के टेबल के अंदर और यूजर्स के अंदर यूजर आईडी के साथ। ठीक है, तो अब ये फॉरेन की का क्या मतलब है, फॉरेन की किसी टेबल की प्राइमरी की होती है। लाइक यहाँ पे हमने यूजर आईडी का एक कॉलम ऐड किया ना, हमने इस अपनी डीबी को बता दिया कि ये जो कॉलम है ना, ये एक्चुअली में किसी और टेबल की प्राइमरी की है। प्राइमरी की है तो इसका मतलब है कि आप इसको यूज करते हुए यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी रो को। लाइक हमारे पास ये स्टूडेंट्स का टेबल है, टेबल के अंदर हमारे पास ये एक रो पड़ी हुई है, तो ऑर्डर्स के टेबल के अंदर हमारे पास यूजर आईडी पड़ी हुई है। तो वेन एवर मैं देखना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर किसने प्लेस किया था, उसकी आईडी मेरे पास इस यूजर आईडी के अंदर पड़ी होगी, मैं इस यूजर आईडी के थ्रू इधर आऊंगा और इधर से इस आईडी को चेक करूंगा कि वो मैच करती है, जिस रो के साथ मैच करेगी वो वाली रो रिटर्न कर दूंगा। राइट, फॉरेन की का कंसेप्ट समझ आया? फॉरेन की इज जस्ट द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, तो ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले चैट के अंदर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास जो सा ना ऑर्डर्स का टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। फॉरेन की हमने बता दिया कि ये क्या करेगी, असल में यूजर आईडी या प्राइमरी की है दूसरे टेबल की, जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे लिए इस्तेमाल होती है। अब इसको हम करते हैं क्रिएट। क्रिएट करने के बाद हमारे पास दो टेबल्स आ गए हैं। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ये सिर्फ टेबल्स देखने के लिए, तो हमारे पास एक जो सा यूजर्स का नया टेबल बना लिया हमने और एक ऑर्डर्स का नया टेबल बना लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। यूजर्स के अंदर भी अभी कुछ इंसर्शन नहीं की, कुछ क्रिएट नहीं किया, और अभी हमने ऑर्डर्स के अंदर कुछ क्रिएट नहीं किया। अब जो सा है हमने क्या किया है, क्यूरी रन कर रहे हैं ताकि हम यूजर्स के टेबल के अंदर इंसर्ट करें अपना डाटा। तो अगेन जिस तरह हमने स्टूडेंट्स के अंदर लाइव बॉब को किया था, इसी तरह यहाँ पे हम जो सा ना इंसर्ट कर रहे हैं न्यू डाटा यूजर्स के अंदर, और उसके अंदर हमें बता दिया कि जो फील्ड हम ऐड करें वो नेम है, और उसकी पहले की वैल्यू अलाइज है, दूसरे की वैल्यू बॉब है, तीसरे की वैल्यू चार्ली है। बिकॉज हमारा जो यूजर का टेबल है वो सिर्फ नेम एक्सेप्ट कर रहा है, आईडी तो वो खुद इंक्रीमेंट करके चल रहा है। ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं और एक दफा देख भी देते हैं कि इधर हमारा डाटा इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये आप देख लें, अलाइज बॉब और चार्ली जो सा है ऑटो इंक्रीमेंट आईडी के साथ इंसर्ट हो गए हैं। इसी तरह हम ऑर्डर्स के लिए भी जो सा ना अपना डाटा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सेम क्यूरी है, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, और वही हमने पैरम्स पास किए हैं, वैल्यूज बता दी हैं। यहाँ पे आप डेट का फॉर्मेट देख ले, पहले ईयर है, देन मंथ है, देन डेट है। राइट, तो अगर ये फॉर्मेट खराब होगा तो देन वो इंसर्शन एरर देगा, तो इस चीज़ को मेक श्योर आपने कर लेना। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारा डाटा ऑर्डर्स के अंदर इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो ये ऑर्डर्स का उसने हमें टेबल ला के दे दिया कि ऑर्डर आईडी ये है, यूजर आईडी 1 2 है, अमाउंट जो सी 100 200, ऑर्डर डेट ये। ठीक है, अब ये देखें यूजर आईडी हमारे पास आ गई है 1 और 2, और ये ड्यूरिंग इंसर्शन हमने बताई है कि हमने कहा ये ऑर्डर इस 1 आईडी ने प्लेस किया है, दूसरा ऑर्डर 2 आईडी ने प्लेस किया है। ठीक है, और अब हम अपने आते हैं मेन कंसेप्ट के ऊपर, वो है इनर ज्वाइन का प्रैक्टिकल। हमने ये दो टेबल क्यों क्रिएट किए हैं, ज्वाइंस को सीखने के लिए। ज्वाइंस क्या होते हैं कि दो टेबल्स के अंदर से एक किसी कंडीशन की बेस के ऊपर डाटा लेकर आना। अब हम यूज करने वाले इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करेगा, एक टेबल है आपका यूजर्स का, ये आपका यूजर्स का टेबल है, और एक टेबल है आपका ऑर्डर्स का। इन दोनों में से जहां पे यूजर आईडी सेम होगी ना, वो डाटा ले आएगा। तो ऑर्डर के अंदर आपके पास पता है कि यूजर आईडी 1 पड़ी है और 2 पड़ी है, तो यहाँ पे आएगा इसका डाटा ले आएगा, यहाँ पे आएगा तो बॉब का डाटा ले आएगा। तीसरी कोई आईडी है ही नहीं तो वो चार्ली तक आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे देन हमारे पास ये 3 वैल्यूज भी आएंगी, और उसके साथ ये 2 वैल्यूज भी वो रिटर्न करेगा कि ये इस चीज का डाटा है, बाकी वो नल कर देगा। ठीक है, क्यूरी को रन करते हैं, फिर ज्यादा बेटर समझ आएगी। ठीक है, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स किया हमने। ठीक है, हमने ओके नो वो सेम क्यूरी आ गई, जस्ट अ मिनट। ओके, इसको डिलीट करते हैं।
ओके, सो ये क्यूरी है इनर ज्वाइन की। इनर ज्वाइन से हमने क्या किया है, सिंपली रीड की। इन ज्वाइंस होते हैं कि हम रीड कर रहे हैं, रीड क्या कर रहे हैं, दो टेबल्स के दरमियान में से डाटा रीड कर रहे हैं किसी बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि क्या करो, रीड करो यूजर में से नेम, ऑर्डर में से अमाउंट। ठीक है, हमने सिंपली उसको क्या किया, ऑर्डर में से अमाउंट रीड कर लो और जिस यूजर की आईडी है वहां से आप नेम रीड कर लो। वो आगे बताते हैं कि फ्रॉम यूजर्स एंड इनर ज्वाइन लगाया है, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन नहीं लगाया, इनर ज्वाइन लगाया है। ठीक है, ऑर्डर्स के ऊपर। और यूज कंडीशन क्या है कि जहां पे दोनों की आईडी सेम है, यूजर्स डॉट यूजर आईडी सेम है और ऑर्डर्स डॉट यूजर आईडी सेम है। तो 1 और 2 यहाँ पे आएगा तो ये सेम मिलेंगे उसको। तो वो क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान इनर ज्वाइन लगाएगा। इनर ज्वाइन लगा के हमें उसका नाम भी दे देगा, उसकी अमाउंट भी दे देगा। गॉट इट। तो ये हमारे पास आ गए अलाइज और बॉब। तो उसने क्या किया, यूजर्स के टेबल में से अलाइज का नाम लेके आया और बॉब का नाम लेके आया, अमाउंट उसने ऑर्डर्स के टेबल में से पकड़ ली। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन ज्वाइंस इनर ज्वाइन के अंदर या इससे पहले? ठीक है, ठीक हो गया, ग्रेट हो गया। ओके, ये सो आपने दोनों ज्वाइन कवर किया था? जी इनर ज्वाइन कवर किया है और इनर ज्वाइन ही कवर किया दोनों टेबल्स के साथ। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट चलिए। ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन कौन सा है, वो होम टास्क है। लेकिन उसकी वर्किंग आपको बता दी कि वो कैसे वर्क करेगा। लेफ्ट ज्वाइन आपको लेफ्ट से सारा डाटा देगा, राइट आपको राइट से सारा डाटा देगा और फुल जो है नल वैल्यूज के साथ आएगा, लेकिन दोनों से सारा डाटा लेकर आएगा। ओके, सो यहाँ तक ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं, वो है एग्रीगेशन का कंसेप्ट। एग्रीगेशन से कुछ फंक्शंस हैं RDBMS के अंदर, जिसके हम कहते हैं कि एक है एवरेज, एक है सम, मैक्स, मिन, और कौन सा होता है, काउंट फंक्शन होता है। ये कुछ स्पेसिफिक से 4-5 से एग्रीगेशन के फंक्शंस हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय भी होता है, तो इसको हम यूज़ करके आपको प्रॉपर क्यूरीज रन करते हैं इनके ऊपर और देखते हैं कि ये हमें किस तरह हेल्प आउट करते हैं। तो पहला जिस तरह बताया गया काउंट है, काउंट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ ताकि आसानी रहे। पहला हमारे पास काउंट है, ये क्या करेगा, हमारे टेबल के अंदर जितनी भी रोज है ना उसको काउंट कर देगा। ठीक है, और इसी तरह नाम ही बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे। ठीक है, मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेके आएगा जिसके ऊपर हम मैक्स लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह मीन है, मिनिमम वैल्यू लेकर आएगा। और इसके अलावा है हमारे पास ग्रुप बाय है, उस पर आते हैं अभी। और एक एवरेज है, एवरेज काउंट कर देगा कि आपने कहा कि टेबल के अंदर एज कौन सी है, उसकी एवरेज बता दो कि एवरेज एज क्या है पूरे टेबल की, तो ये वो काउंट कर देगा। ठीक है, एवरेज लेकर आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास है वो है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय को भी डिस्कस करते हैं जब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ग्रुप बाय क्या असल में कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी हम रन करते हैं अपनी क्यूरी फॉर द एग्रीगेशन चीज़। ठीक है, एग्रीगेशन के कंसेप्ट के लिए हम अपनी क्यूरीज रन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना अब नया टेबल एक और क्रिएट कर रहा हूँ और थोड़ा सा बड़ा टेबल क्रिएट करेंगे ताकि चीज़ों का आइडिया मिले। तो हमने क्या किया, टेबल सेल्स के नाम से टेबल क्रिएट कर रहे हैं। एक सेल आईडी है, उसी तरह प्राइमरी की है, प्रोडक्ट का नेम है, वही डाटा टाइप्स हैं सेम, डेसिमल पर आपसे बात हो गई या डेट पर भी आपसे बात हो गई है, हमने क्रिएट कर दिया। अभी डाटा इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली टेबल है। अब इसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं। सेल्स का टेबल है एक्चुअली में, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, इस तरह की चीज़ें होंगी, वो डाटा भी हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया कि हम प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, सेल रेट वगैरह हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और साथ साथ उसकी वैल्यूज बता दी, ये पहली रो है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, ये पांचवी है, छठी और ये सातवीं। टोटल 7 रोज सेल्स के टेबल के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं। और अगर हम रीड करें सेल्स के टेबल को, तो सिंपली उसने बता दिया कि ये आपका डाटा आपने इंसर्ट किया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं। अभी एग्रीगेशन के फंक्शंस पे हम आए नहीं, हमने नया टेबल सिर्फ इसलिए बनाया ताकि एक तो प्रैक्टिस हो कि हमने टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, क्रिएट रीड कैसे वर्क कर रहा है, और उसके बाद हम एग्रीगेशन के कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेशन का कंसेप्ट के ऊपर सबसे पहले मैंने बताया था कि काउंट जो सा है हमारा एग्रीगेशन फंक्शन है, तो ये प्री बिल्ड होता है, ये क्या कहते हैं बिल्ट इन है। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सिर्फ कीवर्ड पास करना होता है, वो उसकी बेस के ऊपर हमें काउंट करके देता है। अब हमने सिंपली क्यूरी रन की है, सिलेक्ट काउंट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब के जैसे पहले बताया था सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक क्या मतलब होता है, सारी रोज, टेबल्स के अंदर से सारी रोज। ठीक है, तो ये सिलेक्ट काउंट स्टैटिक का मतलब है कि सारी जितनी भी रोज है ना सेल्स के अंदर से, उसको रीड कर लो। यहाँ पे एक नई चीज आई है, एस
टोटल सेल्स। एज का मतलब है कि जो रिटर्न करना है ना आपने मुझे रिजल्ट, उसका नाम टोटल सेल रखना, ठीक है। उसको नाम बता दिया कि नाम उसका टोटल सेल रख देना जो भी आप मुझे काउंट रिटर्न करेंगे। तो अब यहाँ एंटर किया तो हमने पहले 7 एंटर की थी ना अपना डाटा इंसर्शन, तो उसने बता दिया कि टोटल सेल जो सी है ना वो 7 ही है, ठीक है। नाम उसने टोटल सेल क्यों रखा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको बता दिया कि नाम उसने रिजल्ट का जो सा नाम है वो टोटल सेल रखना है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस एक दफा मैं क्यूरीज रन करता हूँ और किसी का कोई क्वेश्चन होगा इसके अंदर तो उसको ले लेंगे। तो अब ये सम है, सम के अंदर क्या है कि हमने कहा कि क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करके जो सा टोटल मुझे रेवेन्यू दे दो। टोटल रेवेन्यू हमारा इसमें कैलकुलेट कैसे होगा, हमारा एक सेल्स का टेबल है, उसके अंदर हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी पड़ी हुई है, राइट, और हर क्वांटिटी के अगेंस्ट उसकी प्राइस पड़ी हुई है कि पर यूनिट उसकी प्राइस कितनी है। तो हमने सिंपली क्या किया कि क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस लैपटॉप की टोटल रेवेन्यू आ गया। इसी तरह हम सारों का कर देंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करते हैं और उस सारे को सम किया, एक्चुअली में जो एग्रीगेशन फंक्शन था उसने सम किया सारे को, तो उसने ला के हमें टोटल रेवेन्यू दे दिया कि आपके पूरे सेल्स के टेबल में से 3650 का आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब इसी के साथ हमारा जो अगला जो सा है वो है फंक्शन, वो है एवरेज का। तो हम चाहते हैं कि हमें एवरेज पता चले कि हमारी जो क्वांटिटी है इसकी एवरेज क्या है, लाइक 2 है, 1 है, 5 है, ये सारी है, इसकी एवरेज क्या है, टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी पड़ी हुई है सेल्स के अंदर। तो हमने ये क्यूरी रन की, सिंपल एवरेज का फंक्शन कॉल के अंदर क्वांटिटी का पैरम बता दिया कि किस कॉलम के ऊपर रन करना है, ठीक है, और वही सेम उसका नाम दे दिया कि रिस्पॉन्स के अंदर मुझे नाम क्या चाहिए। तो एवरेज क्वांटिटी हमें क्या मिली 2.4, राउंड ऑफ कर लें तो 2 या इसको 2.5 कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ग्रुप बाय का एग्रीगेशन फंक्शन है। इसके ऊपर मैंने डिस्कशन नहीं की, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं की। सेम हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे जब ये सम वाला टोटल रेवेन्यू वाली क्यूरी रन की थी, यहाँ पे हमने पूरे टेबल का रेवेन्यू जनरेट करवाया था, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे लैपटॉप का रेवेन्यू लैदा से पता चले, माउस का रेवेन्यू मुझे लैदा से पता चले, कीबोर्ड का रेवेन्यू मुझे लैदा से पता चले। उसके अंदर हमें हेल्प करेगी ग्रुप बाय का फंक्शन। ये क्या करता है, इसको हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, नाम तो चाहिए साथ, क्योंकि नाम नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे कि किस चीज का। तो हमने कहा कि सिलेक्ट करो प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या है, ये नेम है इसका, ये लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, ठीक है। हमने कहा सिलेक्ट करो प्रोडक्ट नेम, और आगे बाकी क्यूरी सारी सेम है, ठीक है, बाकी क्यूरी सारी सेम है। उसने क्या किया, सारी जो सारे टेबल में से वो टोटल रेवेन्यू वगैरह जनरेट किया और हर रेवेन्यू को ग्रुप किया प्रोडक्ट नेम के साथ, ठीक है। ग्रुप बाय क्या कर रहा है, सिर्फ हर जो ही वो एक कैलकुलेट करता है ना, ये वाला इंस्टेंस सब पहली दफा कैलकुलेट करता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट, तो वो क्या करता है, उसको ग्रुप बाय कर देता है प्रोडक्ट नेम के साथ। इसी तरह नेक्स्ट टाइम, इसी तरह नेक्स्ट टाइम, इसी तरह वो लैपटॉप, माउस और कीबोर्ड तीनों के लिए हमें जो सा है रेवेन्यू बता देता है। लाइक माउस के लिए इसमें बता दिया 200 रेवेन्यू है, कीबोर्ड के लिए 250 है, लैपटॉप के लिए 3200 है। हुआ क्या है, हुआ ये है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट हुआ, उसका सम हुआ, सम होने के बाद प्रोडक्ट नेम के साथ उसको ग्रुप बाय कर दिया उसने, तो ये ग्रुप बने, फिर एक ग्रुप ये बने। जब तक हमने ग्रुप बाय नहीं यूज किया था तब तक उसने टोटल रेवेन्यू इसकी फॉर्म में दिया था कि कोई प्रोडक्ट नहीं है, पूरे टेबल का रेवेन्यू है ये। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है? ग्रेट यार, ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब इससे आगे हम चलते हैं, एग्रीगेशंस के फंक्शंस हमारे हो गए, ज्वाइंस हमने पढ़ लिए, हमने जो सा है आरडीबीएमएस डेटा टाइप्स पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो सा ना एक व्यू का कंसेप्ट है, ठीक है। डीबी के अंदर एक व्यू का कंसेप्ट होता है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। व्यू जो है ना एक ऐसा टेबल होता है जो कि डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर नहीं होता, लेकिन हमने एक क्यूरी लिख के रखी होती है, सिंपली हम उसको कॉल करते हैं तो उस टाइम के ऊपर वो टेबल क्रिएट होकर हमें शो हो जाता है, टेम्पररी टेबल, ठीक है। तो इसको इस तरह समझें कि एक क्यूरी है लाइक सेलेक्ट अच्छा, जस्ट मेरा कीबोर्ड जो है ना काम नहीं कर रहा था, तो मैं इसको अच्छा, सिलेक्ट स्टैटिक व्हाटएवर, कुछ भी क्यूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्यूरी का ना एक टेबल जनरेट होता है, लाइक हमने अभी देखा यहाँ पे रिस्पॉन्सेस के अंदर हमारे पास हमेशा जो सा है टेबल जनरेट होते हैं।
लाइक हमने कहा कि टोटल रेवेन्यू आ गया, एवरेज आ गई, ये भी एक टेबल जनरेट हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि हर दफ़ा मुझे ये कंप्लीट क्यूरी ना लिखनी पड़े, मैं एक जो सा अपने पास क्यूरी लिख के रख लूँ और जब भी मुझे चाहिए हो मैं उसको क्यूरी को कॉल करूँ तो वो टेबल जनरेट होगा मेरे सामने आके। तो इसको क्या कहेंगे, टेम्पररी टेबल। एक टेम्पररी टेबल है जो आप किसी पॉइंट के ऊपर देखते हैं और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, तो इसको कहते हैं व्यू। ठीक है, इसको व्यू का कंसेप्ट कहते हैं कि व्यूज हैं डेटाबेस के अंदर। तो अब यहाँ पे जो सा ना एक व्यू क्रिएट करते हैं और पूरी क्यूरी आपको समझाता भी हूँ कि किस तरह होती है। अच्छा, काम जो सा ना हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, ऊपर वाली इस लाइन को फिल वक्त के लिए इग्नोर करें। यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट यूजर आईडी यूजर के टेबल से और उसका नाम। ठीक है, यूजर के टेबल में से वो सिलेक्ट कर लिया और ज्वाइन किया। स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था कि इनर ज्वाइन और ज्वाइन पोस्टग्रेस डीबीएमएस के अंदर जो सा है सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये ज्वाइन लिख लें या इनर ज्वाइन लिख लें, एक ही बात है। ये करेगा क्या, यूजर और ऑर्डर के टेबल में दो जो सी वैल्यू कंडीशन की बेस के ऊपर जो सी है ट्रू है ना या एग्जिस्ट करती हैं उसको लेकर आएगा। ठीक है, तो ये सिंपली हमने यूजर्स और ऑर्डर्स के दरमियान एक ज्वाइन लगाया है और किया क्या है कि हमने क्या कि सिर्फ वो वाला डाटा लेके आओ जो कि 1 मंथ पुराना है या 1 मंथ हुआ है उसको। यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, हम वो वाले यूजर्स चाह रहे हैं, उस यूजर की आईडी चाह रहे हैं और उस यूजर का नाम चाह रहे हैं जिसने पिछले पास्ट मंथ के अंदर कोई ऑर्डर प्लेस किया था, इन शॉर्ट। ठीक है, तो ऑर्डर्स के टेबल के अंदर हमने ऑर्डर्स की एक डेट रखी हुई है। ठीक है, स्टार्ट के अंदर जब डेट का मैंने कंसेप्ट बताया था तब हमने डेट इंसर्ट की थी ऑर्डर्स के टेबल के अंदर, ऑर्डर डेट के नाम से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली चेक कर रहे हैं कि अगर तो डेट जो उसकी है पिछले मंथ के अंदर अंदर है तो इसका मतलब है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर हुआ है प्लेस। फिर अगर वो 1 महीने के अंदर हुआ है ऑर्डर प्लेस, देन सिंपली क्या करो, यूजर से टेबल से उसकी आईडी पकड़ लो और उसका नाम पकड़ लो और मुझे बता दो। मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ नाम चाहिए और आईडी चाहिए उस यूजर की जिसने पिछले मंथ के अंदर ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, अब ये थी क्यूरी, ये वो डाटा था, ये वो टेबल था जो आप चाहते हैं कि मुझे टेम्परेरी शो लेकिन मुझे सारी क्यूरी ना लिखनी पड़े। तो उसके ऊपर आपने क्या किया, क्रिएट व्यू का कीवर्ड यूज कर लिया। ठीक है, ये आगे आपने नाम दे दिया कि जिस नाम से आप चाहते हैं कि आपको टेबल शो हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, क्रिएट व्यू एक्टिव यूजर्स, और आगे वो सेम क्यूरी पास कर दी। तो ये क्या करेगा कि हर दफा क्यूरी रन करेगा, उसका जो सा रिस्पॉन्स है आपको एक्टिव यूजर्स के तौर पर शो कर देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अभी मैं इसको एंटर करूंगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मैंने सिंपली एंटर किया तो क्रिएट व्यू हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई टेबल नहीं आया। काइंडली म्यूट करिएगा जिसका भी अनम्यूट है। अच्छा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये क्या किया, क्रिएट व्यू हो गया, राइट। तो अब सीन ये है कि हमने क्या किया, सिंपली व्यू क्रिएट किया, अभी इसको कोई कॉल वगैरह नहीं गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ने कुछ टाइम के बाद आपने कहा कि यार मैं वो व्यू कॉल करना चाहता हूँ और सारी क्यूरी नहीं लिखनी। सिंपली आपने क्या किया, वो क्यूरी लिखी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्टिव यूजर्स। अब एक्टिव यूजर्स क्या था, आपका उस टेबल का नाम था जो आपने टेम्परेरी जनरेट करवाया हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर वो क्यूरी सेम वही पड़ी हुई है। ठीक है, तो जब भी आपने इसको कॉल किया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्टिव यूजर्स, तो कॉल आपने ऐसे ही किया जैसे कि वो एक टेबल है, लेकिन एज सच वो डेटाबेस के अंदर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ऑन द स्पॉट जनरेट होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जब उसको एंटर किया तो उसने क्या किया, यूजर आईडी दे दिया आपको और साथ उसका नाम दे दिया जो कि एक्चुअल क्यूरी थी आपकी। ये एक्चुअल क्यूरी थी आपकी, उसकी बेस के ऊपर उसने आपको रिस्पॉन्स दे दिया, उसको नाम जो सा है हमने क्या दिया हुआ है, एक्टिव यूजर्स का दिया हुआ है। मेक सेंस व्यूज का कंसेप्ट? एग्जैक्टली यार, बराबर। ठीक है, ठीक है, ओके। सो सेकंड लास्ट हमारा कंसेप्ट है इंडेक्स का। थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, बस इसको रैप अप करते हैं। हमारे पास इंडेक्स है, ट्रांजैक्शंस रह गई हैं और साथ हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट रह गया। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जाते हैं अबव लेवल के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है ना नेक्स्ट, वो है इंडेक्सेस का। इंडेक्सेस क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? इंडेक्सेस क्या होते हैं? ये आई थिंक किसी पॉइंट पे हम क्यूरी हिट करवाना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी रियल टाइम में बात करूं तो कोई चीज़ हम बाय करते हैं तो उसके ऊपर अगर ट्रिगर करवाना चाह रहे हैं तो इस तरह का तो नहीं, आई थिंक वो आप ऑप्टिमाइजेशन की साइड पे जा रहे हैं, लेकिन इंडेक्सेस इज समथिंग डिफरेंट।
हाँ हम करते हैं, उसके अंदर भी क्यूरीज ही हैं, लेकिन इंडेक्स का जो मेन कंसेप्ट है वो है हमारी क्यूरीज को एफिशिएंट करना। इसको सिंपली इस तरह समझें, आपके पास मिलियंस ऑफ रोज का एक डाटा है, टेबल है, मिलियंस ऑफ रोज हैं उसके अंदर, ठीक है। मिलियंस ऑफ रोज का मतलब है आप समझ लें 10 लाख जो सी उसके अंदर रोज हैं टेबल के अंदर, और आपने फ्रिक्वेंटली उसके अंदर से फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि उसमें से क्वांटिटी लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। एक टेबल है जिसके अंदर एक क्वांटिटी का कॉलम है, लेकिन उस टेबल के अंदर जो रोज है ना टोटल वो मिलियंस है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप हर दफा आप जब सिलेक्ट करेंगे और वो सारा रन करेंगे तो पूरा टेबल ट्रेवर्स होगा, राइट, पूरा टेबल ट्रेवर्स होगा। इसको इस तरह समझ लें, यहाँ ऊपर बल्कि बनाया भी हुआ था ये, फॉर एग्जांपल ये जो सा टेबल है ना इसके अंदर मिलियंस ऑफ रोज हैं, बहुत ज्यादा रोज हैं, और यहाँ पे एक क्वांटिटी का ना एक कॉलम है, ठीक है। और आपने कोई 9000 के ऊपर जाके ना एक क्वांटिटी को चेक करना है कि यार ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, सो काइंड ऑफ क्यूरी है, आपने बार बार उसको इस्तेमाल करना है। तो हर दफा जो है ना मिलियंस ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ जो है ना वो क्या कहते हैं टेबल या रोज जो है ट्रेवर्स होंगी, ठीक है। ट्रेवर्स होने के बाद आपको जो सा डाटा रिटर्न किया जाएगा, तो उसका नुकसान क्या होगा, एक तो स्लो हो जाएगा काम, ठीक है, और जो सी है यूजर की एफिशिएंसी भी खराब होगी, ठीक है। इस चीज को रखते हुए ना इंडेक्सेस का कंसेप्ट आता है। आपको पता है कि आपकी ये क्यूरी जो सी है एक स्पेसिफिक क्यूरी क्वांटिटी को गेट करने की, या आपने फ्रिक्वेंटली यूज करनी है, बार बार यूज करनी है। तो इंस्टेड आप हर दफा मिलियंस ऑफ रोज को जो सा है ट्रेवर्स करें, आप सिंपली क्वांटिटी के कॉलम के ऊपर क्या करें, इंडेक्स बना दें। अब आते हैं इंडेक्स के कंसेप्ट के ऊपर। इंडेक्स क्या होता है, आप सिंपली क्या करें, इंडेक्स बना दें। अब इंडेक्स हमारे पास जो है ना दो किस्म का होता है, इंडेक्स हमारे पास दो किस्म का होता है, एक होता है क्लस्टर इंडेक्स, इसको पकड़ लेते हैं, एक होता है हमारे पास क्लस्टर इंडेक्स और एक होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में भी जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप कंसेप्ट थ्योरेटिकली समझेंगे इंडेक्स होता क्या है। एक होता है क्लस्टर इंडेक्स और एक होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है। ये क्या करता है, क्लस्टर इंडेक्स जो है पहला मिनट, जस्ट अ मिनट, मेरे वो सीपीयू जो है ना काफी ज्यादा था, बताइएगा शो हो, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी हो रही है फाइन। ओके ओके थैंक यू। अच्छा, अब जो है ना क्लस्टर इंडेक्स और हमारे पास होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो क्लस्टर इंडेक्स के मैं बताने लगा था कि क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है। पहले तो हमने बता दिया इंडेक्स क्या है, कि इंस्टेड हम ये मिलियंस ऑफ रोज को बार बार ट्रेवर्स करें और स्लो काम कर लें, इंस्टेड हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी के कॉलम के ऊपर इंडेक्स जनरेट कर देते हैं। वो क्या होता है, इंडेक्स जनरेट करना क्या होता है वो मैं बताता हूँ। कि अभी क्लस्टर इंडेक्स हम बात करते हैं, क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है। क्लस्टर इंडेक्स ये होता है कि आपने क्वांटिटी के ऊपर आए, आपने क्वांटिटी के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स जनरेट कर दिया, तो क्या होगा, आपका ये पूरा का पूरा जो टेबल है ना, आपका ये सारा का सारा टेबल, ठीक है, डेटाबेस की बात नहीं कर रहा, टेबल की बात करूं, वो सारा जो टेबल है ना वो सॉर्ट हो जाएगा क्वांटिटी की बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल पहली क्वांटिटी 2 थी, दूसरी क्वांटिटी 3 थी, तीसरी 1 थी, तो ये सॉर्ट होके सारी जो रोज हैं वो आपस में सॉर्ट हो जाएंगी 1 2 3। क्यों, आपने क्या किया, आपने क्लस्टर इंडेक्स जनरेट किया। अब क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है, क्लस्टर इंडेक्स में सबसे पहले तो आपका एक्चुअल टेबल, ये आपका एक्चुअल टेबल था, उसको सॉर्ट कर दिया 1 2 3 की बेस के ऊपर, ठीक है, और उस कॉलम की बेस के ऊपर जिसके ऊपर आपने क्लस्टर लगाया, क्लस्टर इंडेक्स लगाया, ठीक है। उसने सॉर्ट करने के बाद क्या किया, उसने सॉर्ट करने के बाद क्या किया, उसने अपने पास एक जो है ना काइंड ऑफ डाटा रख लिया, ठीक है, क्वांटिटी का मेरे पास ये डाटा है, और जब भी आप क्यूरी करते हो ना, ये आप समझ लो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स असल में ये इंडेक्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जब आपने क्वांटिटी पे जनरेट किया तो यहाँ पे इसके पास भी सॉर्टेड के अंदर सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो जब भी आपने क्यूरी की ना कोई, तो सबसे पहले वो इस टेबल के अंदर जाने से पहले ना वो इधर आएगा इस इंडेक्स के टेबल में, क्योंकि क्वांटिटी के ऊपर इंडेक्स जनरेट हुआ होगा। तो वो क्या करेगा, इसमें से जल्दी से चेक करेगा कि कौन से, बिकॉज ऑलरेडी सॉर्टेड है चीजें, तो वो डायरेक्टली कहाँ पे लैंड करेगा, वो लैंड करेगा आपकी इस पर्टिकुलर रो के ऊपर, बिकॉज सॉर्टेड है। फॉर एग्जांपल आपने क्वांटिटी 3 मांगी तो डेफिनेटली वो 2 के बाद ही आएगी, या आपने रेंज बेस्ड क्यूरी की, तो एफिशिएंट होता है रेंज बेस्ड क्यूरी के लिए एक्चुअली ये क्लस्टर इंडेक्स। कि आपके पास मिलियंस ऑफ रोज हैं, आपने कहा मुझे 75 से 80 तक का डाटा चाहिए, तो आपका इंडेक्स ऑलरेडी क्वांटिटी के ऊपर जनरेट है, तो आपने क्या किया, 70 के बाद आपको पता है कि 75 आएगा, तो इंडेक्स क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है, जाकर सिंपली 75 टू
80 वाला डाटा रिटर्न कर देता है इंस्टेड ऑफ मिलियंस ऑफ रोज को रीड करने के साथ। इसी चीज का आपको ज्यादा समझ आएगी जब मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स पे आऊंगा। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है? अच्छा, क्लस्टर इंडेक्स की यहाँ पे एक बात बताता चलूं, ये जब आपने एक दफा बना लिया ना क्लस्टर इंडेक्स क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर आपने जब एक दफा क्लस्टर इंडेक्स बना लिया, देन आप किसी और कॉलम के ऊपर नहीं बना सकते, आप आईडी के ऊपर इंडेक्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी की बेस के ऊपर तो वो सॉर्ट हो गया आपका टेबल, तो एक दफा सॉर्ट हो गया टेबल, तो आप किसी और के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स लगाएंगे तो वो आपकी सॉर्टिंग को खराब करेगा। तो इसलिए हमेशा जो सा ना क्लस्टर इंडेक्स सिर्फ एक के ऊपर ही लगता है, एक कॉलम के ऊपर ही लगता है। अब आ जाते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स की तरफ। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है? इसी तरह आप किसी फॉर एग्जांपल क्वांटिटी को ही पकड़ते हैं और क्वांटिटी के ऊपर अब आपने नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगाया, ये क्या करेगा? आपके टेबल को कुछ नहीं करेगा, टेबल आपका एज इट इज ही पड़ा रहेगा। ये खुद जो सा ना, खुद आपकी जो सी है इंडेक्स जनरेट करेगा। इंडेक्स के अंदर क्या करेगा? आपके जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी वाला वैल्यूज हैं, उन सारों को जो सा ना सॉर्ट ऑर्डर में रख लेगा। ठीक है, सॉर्ट करके अपने पास रख लेगा। और जब भी आपकी क्यूरी करेंगे ना, तो सबसे पहले ये आएगा अपने इधर टेबल के अंदर, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इंडेक्स वाले, यहाँ से देखेगा कि ठीक है यार क्वांटिटी 15 मांगी गई है, तो 15 वाली को पकड़ेगा। ये रेफरेंस कर रहा होगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट है रेफरेंस का, इसके पास पता होगा कि यार ये 15 क्वांटिटी की जो रो है ना, ये यहाँ पे पड़ी हुई है, तो सिंपली यहाँ से पकड़ के टेबल के अंदर जाएगा, उस पर्टिकुलर रो को पॉइंट करेगा, वहां से सारा डाटा उठा के आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, थ्योरेटिकली क्लियर हुआ है इंडेक्स का कंसेप्ट? जबरदस्त यार, रियली हेल्पफुल। ओके, थैंक यू। अच्छा, क्लस्टर का अब जो है ना एक यहाँ पे बात समझ लें, पोस्टग्रेस का हम डीबीएमएस यूज कर रहे हैं। ठीक है, पोस्टग्रेस के डीबीएमएस के अंदर जब भी हम प्राइमरी की बनाते हैं ना, हमने देखा था जब हम क्रिएट कर रहे थे तो हम प्राइमरी की लिख रहे थे, तो प्राइमरी की के ऊपर ऑटोमेटिकली क्लस्टर इंडेक्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स कि आपका जो डाटा है ना वो सॉर्ट हो जाता है, या आपका टेबल है वो सॉर्ट हो जाता है आपकी आईडी की बेस के ऊपर। गॉट इट? अब हम आते हैं जो सा है इंडेक्स जनरेट करने की तरफ और इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। ये चला आप दोबारा बताते हैं क्या बताया? एक्चुअली मैं जरा शिफ्ट हो गया था, दिमाग मेरा समझ नहीं आया। जी जुनेद, इसके अंदर मैंने सिर्फ इतना बताया कि अभी हम यहाँ पे जब टेबल क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे हम बता रहे थे कि प्राइमरी की कौन सा होगा, लाइक ये सेल आईडी है, हमने इसको बता दिया कि प्राइमरी की है, तो हमने इसको जब बता दिया प्राइमरी की है, तो ऑटोमेटिकली पोस्टग्रेस जो डीबीएमएस है ये ऑटोमेटिकली क्लस्टर इंडेक्स जनरेट कर देगा इस सेल आईडी के ऊपर। ठीक है, तो जब ये सेल आईडी के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स जनरेट करेगा, तो इसका मतलब है क्लस्टर इंडेक्स तो सॉर्ट कर देता टेबल को, तो ये हमारा पूरा का पूरा टेबल सॉर्ट हो जाएगा किसकी बेस के ऊपर? इस सेल आईडी के ऊपर। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट जो सी है ना उसकी एक है कि आप जब भी प्राइमरी की बनाते हैं तो वो जो सा ना सॉर्ट कर देता है। अच्छा, ऑन कॉलम विद डाटा ऑफ टेक्स्ट वाच ऑन व्हाट दिस इज सॉर्ट टेबल। अच्छा, अब जो सा ना नेक्स्ट चलते हैं और इसके ऊपर आते हैं जो सा है, हमने जो सा क्लस्टर, अब नॉन क्लस्टर इंडेक्स की हम बात कर रहे थे, और नॉन क्लस्टर इंडेक्स में क्रिएट करना आपको बताने लगा हूँ। तो हमने जो सा है अभी टेबल ऊपर बनाया हुआ था किसका? सेल्स का, उसी के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स जनरेट कर लेते हैं। तो हमारा जो क्लस्टर इंडेक्स है, जस्ट ओके, सो ओके, हमने क्या किया, अब क्रिएट इंडेक्स ये कीवर्ड है, पोस्टग्रेस का कीवर्ड है, सीक्वल का कीवर्ड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका मतलब है कि इंडेक्स क्रिएट करो। किस पे क्रिएट करना है या किस नाम से क्रिएट करना है? तो इस नाम से क्रिएट कर दो। किसके ऊपर क्रिएट करना है? सेल्स के टेबल के ऊपर क्रिएट करना है। सेल्स के टेबल के ऊपर किस कॉलम के ऊपर क्रिएट करना है? वो प्रोडक्ट नेम। अब हम सेल्स का यहाँ पे ऊपर अब देख रहे थे, अभी देख रहे थे टेबल, तो ये है, तो हमने कहा कि सेल्स के टेबल के ऊपर सेल आईडी के ऊपर इंडेक्स जनरेट कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रिएट इंडेक्स उसको नाम दे दिया IDX_P नेम, तो इट्स जस्ट अ शॉर्ट एब्रिविएशन। ठीक है, ऑन सेल्स प्रोडक्ट नेम। तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर क्रिएट इंडेक्स कर देगा। ठीक है, अब ये क्रिएट करने से पहले मैं अगर आपको दिखाऊं एक चीज, वो है क्यूरी एक्सप्लेन एनालाइज की, जिसके जरिए असल में ये क्यूरी क्या करके दिखाएगी। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपको बताएगी कि अभी हमने इंडेक्स जनरेट नहीं किया, अभी इंडेक्स जनरेट नहीं किया, हमने सिंपली क्या किया कि सेल्स के टेबल में से जाओ, जहाँ पे प्रोडक्ट लैपटॉप है ना वो लेकर आओ, तो इस और सिलेक्ट स्टडी किया कि सारे का सारा उसका डाटा लेके आओ। तो एक्सप्लेन एनालाइज क्या करता है, ये कीवर्ड है पोस्टग्रेस डीबीएमएस के अंदर, ये क्या करता है, ये आपको उसके ना एग्जीक्यूशन टाइम बता देता है क्यूरी के, ये क्यूरी है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम एक्सप्लेन एनालाइज बता देता है।
तो इंडेक्स क्रिएट करने से पहले अभी हम इसको एंटर करते हैं तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम कौन सा 0.095 है और इसने किया सिक्वेंशियल स्कैन। सिक्वेंशियल स्कैन क्या होता है कि इस ये टेबल के अंदर गया है और इसने लाइन बाय लाइन जो है ना पूरी टेबल को ट्रेवर्स किया और देन आपके पास डाटा लेके आया। तो इसको जो एग्जीक्यूशन टाइम लगा ना वो 0.095 मिली सेकेंड है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक स्पॉइलर देता चलो, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो भी मैं बताता हूँ। ये हमने क्या किया, क्रिएट इंडेक्स किया और यहाँ पे इसको एंटर कर दिया, उसने कहा इंडेक्स क्रिएट हो गया। अगेन हम वही क्यूरी रन करते हैं एक्सप्लेन एनालाइज वाली, और क्योंकि हमने प्रोडक्ट नेम के ऊपर क्रिएट किया तो उसी के ऊपर ही हम क्यूरी रन कर रहे हैं। अब एंटर करेंगे तो इसने क्या किया 0.065 मिली सेकेंड्स किया और किया इसने सिक्वेंशियल स्कैन। ये मेन जो चीज बताने वाली है, ये अभी ऊपर वाले का टाइम देखेंगे वो 0.095 मिली सेकेंड है, 0.065 मिली सेकेंड है, तो अ लिटिल बिट बेटर। लेकिन इसका ज्यादा डिफरेंस पता चलता है जब मिलियंस ऑफ रोज होती हैं। अब पोस्टग्रेस क्या करती है, अब यहाँ पे जो मैं बताने लगा था फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क क्या नहीं पड़ा। पोस्टग्रेस क्या करती है, पोस्टग्रेस देखती है कि टेबल का साइज क्या है, इसके अंदर रोज कितनी पड़ी हुई है। इसने क्या देखा कि यार इसके सेल्स के टेबल के अंदर तो सिर्फ 4 से 5 रोज पड़ी हुई है, तो मुझे इंडेक्स के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। उसने सिंपली दोबारा सिक्वेंशियल स्कैन ही कर दिया। पहले भी सिक्वेंशियल स्कैन किया था उसने जब इंडेक्स नहीं क्रिएट था, जब इंडेक्स क्रिएट कर दिया तब भी सिक्वेंशियल स्कैन किया। तो सिक्वेंशियल स्कैन का मतलब है रो बाय रो ही गया है वो। इवन किसको करना क्या चाहिए था, यहाँ पे इसको इंडेक्स स्कैन करना चाहिए था। इंडेक्स स्कैन पोस्टग्रेस ने अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि टेबल का साइज छोटा है। आप टेबल का साइज बड़ा कीजिएगा, उसके अंदर रोज काफी ज्यादा इंसर्ट करिएगा एंड देन उसके पास इंडेक्स बनाने से पहले एक्सप्लेन एनालाइज करिएगा एंड देन आफ्टर करिएगा, देन आपको ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, सो फॉर नाउ, और वो जो डिफरेंस होगा जो आप सेकंड टाइम करेंगे तो ये सिक्वेंशियल स्कैन नहीं होगा, ये इंडेक्स स्कैन होगा। इंडेक्स के थ्रू वो स्कैन करके लेकर आएगा। अभी वो टेबल का साइज छोटा है इस वजह से पोस्टग्रेस ने उसको सिक्वेंशियल स्कैन किया, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उसने उसकी एफिशिएंसी दिखाई बिकॉज ऑफ सम कैशे। ठीक है, इसका इंडेक्स से साथ कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त। गॉट इट? ओके, अब बाकी भी थम्स अप कर दिया करो, जुनेद दोनों लगे हुए हैं। अच्छा, अब हम छोटा सा ना एक आपको दूंगा ट्रांजैक्शंस के बारे में कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, एंड देन उसका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट एंड देन नॉर्मलाइजेशन पे जाएंगे और आपको होम टास्क असाइन कर देंगे, क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं असल में। अब हम जब किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे होते हैं ना तो हमें मल्टीपल क्यूरीज रन करनी पड़ती हैं और वो मल्टीपल क्यूरीज आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जौन सा है, हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है, बैंक की ट्रांजैक्शन है और सबसे पहले हमने देखना है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, फिर उसने देखना है कि बैलेंस है तो ट्रांसफर किसको करना है। इस तरह की मल्टीपल क्यूरीज हैं ये। ठीक है, तो एक टेबल के साथ क्यूरी नहीं हो रही, मल्टीपल क्यूरीज रन होंगी ट्रांसफर करने के लिए, पैसे ट्रांसफर करने के लिए मल्टीपल क्यूरीज रन होगी। लाइक वो पहले देखेगा बैलेंस है कि नहीं, फिर वो चेक करेगा कि जिसको ट्रांसफर करना है उसका अकाउंट है कि नहीं, काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ है। तो ये मल्टीपल क्यूरीज हैं। अगर एक भी क्यूरी फेल होती है तो हमें जो पिछली क्यूरीज रन की हैं उसका जो अफेक्ट है उसको हमने वापस रिवर्ट करना होता है, रोल बैक करना होता है। ठीक है, अभी ट्रांजैक्शंस पे रहते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ क्यूरीज। अभी हम एक एक क्यूरीज रन कर रहे थे, ट्रांजैक्शन क्या होगी, मल्टीपल क्यूरीज को इकट्ठे रन करना। ठीक है, उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए ट्रांजैक्शन क्या, मल्टीपल क्यूरीज को रन करना इकट्ठे, और कलेक्शन होती है क्यूरीज की और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है क्यूरीज। और जब डिपेंडेंट होती है ना तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक भी फेल करेगी तो उसका इफेक्ट जो हमारी डीबी में पहले वाली का हुआ था उसको रिवर्ट करना है। ठीक है, तो अच्छा जी, अब इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन, इसके अंदर आपने कहा चेक फंड्स, फंड्स हैं अभी के जो ट्रांसफर करने हैं। चेक डेस्टिनेशन कह देते हैं या जिसको रिसीव होने, या रिसीवर कह देते हैं, रिसीवर अकाउंट कि वो रिसीव भी कर सकते हैं, उसकी लिमिट तो नहीं पूरी होगी, इस तरह की चीज़ें। इस तरह की जो सी ना मल्टीपल क्यूरीज होंगी। तो आपने ये ट्रांजैक्शन की, अब ये ट्रांजैक्शन क्या है कि ये बिगिन होगी, इसका सिंटैक्स होता है बिगिन, उसको जब करते हैं तो मैं बताता हूँ, और एक होती है एंड। ठीक है, और इस सब के दरमियान एक होता है, हमने कहा था रोल बैक। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या होगा, जिस चेक फंड्स की मिसाल के तौर पे ये क्यूरी रन हुई और ये इसका जो जिसने जो भी रिस्पॉन्स भेजा ना, इसने हमारी डीबी को अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवर के अकाउंट को चेक हुई, ठीक है, रिसीवर का अकाउंट चेक हुआ और ये फेल हो गई। जब ये फेल हुई ना, तो इसने क्या किया, इसने हमारी जो पिछली क्यूरी थी ना, ये चेक फंड्स वाली, इसने हमारी डीबी को अपडेट कर दिया था। इसके जो भी इम्पैक्ट होगा, फॉर एग्जांपल वो लास्ट क्यूरी हमारी होती सेंड, ये क्योंकि चेक फंड्स हो गए हैं और सेंड भी हो गए हैं, ठीक है, सेंड भी हो गए और इसने डीबी अपडेट कर दी, चेक हुए, सेंड हुए, उसके बाद चेक रिसीवर अकाउंट हो रहा है। अब ये सेंडिंग मिसाल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है बिकॉज इस तरह होता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डीबी अपडेट हुई। अब डीबी अपडेट होगी ना, ये लास्ट वाली जो हमारी क्यूरी थी ये फेल हो गई, तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है ना वो किस कीवर्ड को पकड़ेगी, इस रोल बैक के कीवर्ड को पकड़ेगी। रोल बैक क्या करेगी, जो इस दो क्यूरीज ने हमारी डीबी को अपडेट किया ना, इसका जो भी अपडेट किया था उसको रिवर्ट कर देगी, कंट्रोल Z कर देगी, अंडू कर देगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन। क्या आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं जिसके अंदर क्यूरीज मल्टीपल रन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, कोई एक फॉलो हो जाती है तो जो पिछली रन हुई होती है उसका जो डाटा होता है उसको भी रिवर्ट कर देती है डीबी में से। गॉट इट? ओके नाइस। अच्छा, अब इसके ऊपर हम आ जाते अब हम आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल के ऊपर के शॉर्ट से क्यूरी जो सी रन करके देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो सा बिगिन के नाम से ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया। जब भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होनी है पोस्टग्रेस को बताना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन है तो बिगिन, और इसके अंदर जो भी मल्टीपल, मैंने फिर वक्त एक ही क्यूरी लिखी है, इसके अंदर मल्टीपल क्यूरीज भी लिख सकते हैं। अभी एक क्यूरी क्यों लिखी है मैं बताता हूँ। बिगिन की और एक रोल बैक पास कर दिया इसके अंदर। इसका मतलब है कि अगर ये क्यूरी जो सी है फेल होती है, सॉरी, इसका मतलब है कि अगर जो सा ये हमारी जो सी है सिंपली डाटा जाएगा हमारे डीबी के अंदर, इंसर्ट हो जाएगा, टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा ये डाटा, लेकिन देन हमने इसको कह दिया रोल बैक। रोल बैक कीवर्ड क्या करेगा, कहेगा कि ठीक है कुछ मसला हुआ, कोई अदर क्यूरी फेल हुई, ये ट्रांजैक्शन थी, कोई क्यूरी फेल हो जाए तो मुझे रोल बैक करना है, मुझे रिवर्ट करना है, मुझे अंडू करना है, तो ये रोल बैक कॉल हो जाएगा। तो हमारा जो नया डाटा ना, असल में हम कर क्या रहे हैं, यूजर्स के टेबल के अंदर एक जॉन साहब के नाम से ना एक डाटा इंसर्ट करें, एक यूजर इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये अब इसको होना क्या चाहिए, इसको इंसर्ट नहीं होना चाहिए। मैं इसको एंटर करता हूँ, तो उसने क्या किया, बिगिन किया, इसने इंसर्ट कर दिया, फिर उसके बाद रोल बैक था, उसने क्या किया, उसको रोल बैक कर दिया। रोल बैक का मतलब ये है कि कोई मसला आ गया ट्रांजैक्शन के अंदर, इस वजह से मैंने रोल बैक कर दिया। अगर मैं अब इसके अंदर सिलेक्ट अपना करूं सेटेरी फ्रॉम यूजर, तो ये क्या करेगा, ये मुझे जो सा पहले वाले एग्जिस्टिंग जो अलाइस बॉब चार्ली थे वही दिखाएगा, जॉन साहब नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो रोल बैक हो गया था, वो इंसर्ट हुआ था, लेकिन उसके फौरन बाद उसे पता चला कि क्यूरी फेल हो गई है, तो उसने रोल बैक के थ्रू हमने उसको बताया कि यार ये क्यूरी फेल हुई है, तो उसने उसको इंसर्ट ही नहीं होने दिया, उसको रोल बैक कर लिया, ठीक है। तो अब इसी के साथ जो सा ना सेकंड जो सा मैं अगर इसको इंसर्ट करना हो तो इसको ट्रांजैक्शन को एंड कर देते हैं, ताकि जो सा हमारी जो सी है ना डाटा जॉन साहब वाला इंसर्ट हो जाए टेबल के अंदर, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5th नंबर के ऊपर जॉन साहब की इंसर्शन हो गई है। गॉट इट? बिल्कुल परफेक्ट, यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ना लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने अभी के तक जो है ना डेटाबेस क्या होती है और डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, करंट डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट्स और ज्वाइन, सेग्रीगेशन, व्यूज, इंडेक्सेस, क्लस्टर, नॉन क्लस्टर इंडेक्स को पढ़ लिया, ट्रांजैक्शंस को पढ़ लिया। अब इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो हम लास्ट कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलते हैं और होम टास्क की तरफ। कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, चलें। सो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन का है, और नॉर्मलाइजेशन पे जाने से पहले कुछ आपके साथ जो है ना डिस्कस करनी है कुछ कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारे पास एक है फुल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट, एक है पार्शियल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट, और एक है ट्रांजिटिव, स्पेलिंग गलत है उसको देख लीजिएगा, डिपेंडेंसी का कंसेप्ट। अच्छा, अब इन तीनों को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है।
नॉर्मलाइजेशन जो है ना उसका सिंपल पर्पस ये है कि हमारी जो टेबल है उसके अंदर से डुप्लीकेट डाटा को एलिमिनेट करना, और ताकि क्या हो कि हमारी जो क्यूरीज हैं वो सिंप्लीफाइड हो और मेंटेनेबल हो हमारा डाटा टेबल्स की सूरत के अंदर। ठीक है, तो अगर इसको सिंपल कहा जाए तो टू अवॉइड डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी जिसे कहते हैं, उसको उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हमारे जो डुप्लीकेट्स हैं हमारे टेबल के अंदर उसको ख़त्म किया जाए, उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस है, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, 1NF यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और हर जो सी है जो फॉर्म है उसकी एक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो उसके ऊपर आते हैं, तो जीपीटी के ऊपर जो सा ऑलरेडी मैंने रिटर्न किया हुआ है, और ये जो सा मेरे नोट्स है जिसमें मैंने इसको जीपीटी को दिया, उसने एक बड़े ना क्लियर वे के अंदर इसको प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो सी है ना अटोमिक वैल्यूज कहती है कि आपके टेबल है ना उसके अंदर अटोमिक वैल्यूज होनी चाहिए। अटोमिक वैल्यूज से क्या मुराद है, लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सिटी है, सिटी होती और यहाँ पे समझ लें इसको मैं ड्रा करके बता देता हूँ, यानी सिटी का कॉलम है एक, ठीक है, सिटी का, और इसी के अंदर आपने एक और चीज रखी है, फॉर एग्जांपल सिटी लाहौर है और साथ पंजाब भी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये मल्टीपल वैल्यूज हो गए। ठीक है, ये एटॉमिक वैल्यूज नहीं है, ये होगी मल्टीपल वैल्यूज। तो 1NF क्या कहता है कि सबसे पहले तो ये मेक श्योर करें मल्टी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, और जो ईच रो जो है ना वो यूनिक होनी चाहिए। लाइक ये एक रो है हमारे टेबल के अंदर, ये भी यूनिक होनी चाहिए, और सेकंड रो है उसके अंदर भी कोई ऐसा डाटा नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी पहली रो के अंदर आ चुका हो, तो वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो टेबल की एग्जांपल दी हुई है ना, ये ऑलरेडी 1NF फॉर्म के अंदर है, इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, देखिए सिटी अलग है, स्टेट अलग है, और इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो डुप्लीकेट हो रही हो, ट्वाइस आ रही हो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो पहली कंडीशन है ना वो कहता है कि टेबल जो है ना आपका वो मस्ट है कि पहली फॉर्म के अंदर हो, 1NF के अंदर हो, और दूसरी जो सी है वो कहता है कि आपने 1NF के अंदर से आप पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना है। आप जब पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव कर देंगे तो आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं, फुल डिपेंडेंसी का, पार्शियल डिपेंडेंसी का, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का। तो यहाँ पे एक चीज़ को समझिए कि कंपोजिट प्राइमरी की होती है, जिसके अंदर आप समझ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये कंपोजिट प्राइमरी की। प्राइमरी की का कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस किया है कि होती क्या है। कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB, ये एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, ये तीनों मिलके एक यूनिक रो को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और DOB ये तीनों मिलके ना इस पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे भी मुझे कोई रो एक्सेस करनी है इस टेबल के अंदर, मैं ये 3 चीज़ें पास करूंगा तो मैं किसी भी रो को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं ये सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स का डाटा का प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये होती है कंपोजिट प्राइमरी की। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, या उससे पहले फुल डिपेंडेंसी क्या होती है। फुल डिपेंडेंसी ये होती है कि आपके जो टेबल है, लाइक ये टेबल है, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है, लाइक यहाँ पे इसका जोड का देख लें, जोड जो सा है ये स्टार्स के बेस के ऊपर है, लाइक कैप्रिकॉर्न है, PCCS है, ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर है कि आपका जोड क्या है। तो ये जोड अगर आप देखें तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ DOB के साथ। ठीक है, हमें डेट ऑफ बर्थ पता हो तो हम किसी का भी स्टार कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका स्टार क्या है। लाइक 1990 फर्स्ट का जो है वो है कैप्रिकॉर्न। तो अब हमारी कंपोजिट प्राइमरी की तो थी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और DOB। ठीक है, ये थी हमारी कंपोजिट प्राइमरी की, लेकिन इसमें से सिर्फ DOB जो सा है हमें हेल्प कर सकता है जोड़ को निकालने के लिए। अगर ये हेल्प कर सकते हैं तो इसका मतलब है ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। फुल डिपेंडेंसी क्या होगी कि लाइक ये ईमेल है, आपको ईमेल चाहिए तो आपको फर्स्ट नेम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, लास्ट नेम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अलोंग विद DOB। ठीक है, आपने तीनों चीजें प्रोवाइड की, देन आपको ईमेल का कॉलम मिलेगा। अदरवाइज आप किसी इन तीनों में से कोई एक या दो भी प्रोवाइड करेंगे तो आपको ईमेल नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं फुल डिपेंडेंसी। फुल डिपेंडेंसी क्या हुई कि आपके पास प्राइमरी कंपोजिट प्राइमरी की है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB, आपका कोई नॉन प्राइमरी की से मुराद है जो प्राइमरी की नहीं है, ईमेल, जोड, सिटी, स्टेट, जिप की नॉन प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB। तो नॉन प्राइमरी की जब आप कोई कैलकुलेट कर सके फुल अपनी कंपोजिट की से तो उसे फुल डिपेंडेंसी कहते हैं। और अगर आप नॉन प्राइमरी की
अपनी कंपोजिट प्राइमरी की से किसी एक एट्रीब्यूट से कैलकुलेट करना है तो उसे पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। गॉट इट? ठीक है, फुल डिपेंडेंसी समझ आ गई, पार्शियल डिपेंडेंसी भी समझ आ गई। ठीक है, अब जो सा ना लास्ट हमारे पास है 3NF के लिए जो चाहिए होता है वो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अभी हमने क्या डिस्कस किया, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? पार्शियल डिपेंडेंसी सिर्फ ये होती है कि आपकी कंपोजिट प्राइमरी की में से कोई एक एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइमरी की को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो जाए तो पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो सेकंड NF कहती है कि उसको रिमूव करो। ठीक है, उसको कहती है रिमूव करो। चलो ट्रांजिटिव जो डिपेंडेंसी है उस पर मैं बाद में आता हूँ, और आपको ये सिर्फ बताता हूँ कि जो पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में किस तरह जो है ना किया गया, रिमूव कैसे किया गया। ठीक है, सो ट्रांजिटिव पे बात करते हैं, उसको अभी साइड पर रखें। अभी हमने पहली नॉर्मल फॉर्म को देख लिया, हमने देख लिया कि वो कैसे होती है। फिर उसके बाद हमने कहा 2NF को मेंटेन करने के लिए कंडीशन दो हैं, एक तो 1NF में होनी चाहिए, दूसरा पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे पास होनी चाहिए, सॉरी रिमूव करना है, और पार्शियल डिपेंडेंसी उसको रिमूव करना है हमने। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन आपको बता दी कि नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट शुड डिपेंड ऑन पार्ट ऑफ, किसी भी एक पार्ट के ऊपर कंपोजिट प्राइमरी की पे डिपेंड करेगा तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने देख लिया, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि ये DOB है ना, डेट ऑफ बर्थ, ये जोड को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रही है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, जोड को इधर नहीं होना चाहिए। तो अब सेकंड NF बनाने के लिए हम जोड को इधर से निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक नया टेबल बनाया जोड टेबल के नाम से, जिसके अंदर DOB हमने लगा दी, उसकी जो एक्चुअल DOB थी हमारे असल टेबल के अंदर, यहाँ पे DOB थी, और उसके अगेंस्ट क्या था, कैप्रिकॉन, उसके अगेंस्ट क्या रख दिया, कैप्रिकॉन। फिर एक ये डेट थी, उसके अगेंस्ट हमने क्या रख दिया, एक नई जो सा वो रख दी, स्टार रख दिया, ओके, जोड रख दिया। ओके, सो हमने क्या किया, सिंपली हमने देखा ये पार्शियल डिपेंडेंसी है और इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, नया टेबल क्रिएट करते हैं। नया टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, जो कंपोजिट प्राइमरी की में से जो सा पार्ट उसको हेल्प कर रहा था ना बनाने में, यहाँ पे DOB हेल्प कर रहा था जोड़ बनाने के लिए, तो हमने क्या किया, DOB को एक नया टेबल बनाया, DOB को उसको प्राइमरी की रख दिया और जोड़ को उसकी वैल्यू रख दिया। गॉट इट? एक नया टेबल क्रिएट किया जस्ट पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए। जोड जो है DOB से क्रिएट हो रहा था, हमने कहा DOB और जोड को जो है एक अलग नया टेबल बना देते हैं। इस तरह हमारा जो एक्चुअल टेबल है ना उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। गॉट इट? हेलो, ओके, आहद हैं, जुनेद भी हैं, तैयब भी हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ तक जो है ना हमने देखा कि पार्शियल डिपेंडेंसी को हमने रिमूव कैसे किया। सिंपली हमने 1NF वाली फॉर्म को 1NF वाली फॉर्म को देखा और उसके अंदर हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को ढूंढा। पार्शियल डिपेंडेंसी को ढूंढने के बाद हमने उसको रिमूव कर दिया एक नया टेबल बनाने के साथ। जब नया टेबल बन गया तो यहाँ से जो हमारा एक्चुअल मेन टेबल था ना उसकी जोड़, आप देखिए यहाँ पे आपको जोड़ नहीं मिलेगा। अब जोड़ नहीं है तो इसका मतलब है पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो DOB यहाँ पे रहेगा। ये अब DOB यहाँ पे क्यों रहेगा, यहाँ पे ये तो कंपोजिट प्राइमरी की है, ये तो यहाँ पे रहेगा। और एक दूसरी वजह ये यहाँ पे इस मेन टेबल के अंदर ये एज अ फॉरेन की है। किसकी फॉरेन की है, इस नए टेबल की, क्योंकि ये प्राइमरी की है, DOB इस टेबल की प्राइमरी की है, तो मेन टेबल के अंदर DOB फॉरेन की बन जाएगा। ठीक है, समझे? ओके, सो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हमने मेन टेबल देख लिया, जोड को देख लिया कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया कैसे किया। अब हमने देखना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डिपेंडेंसी कि वो क्या कहती है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब होगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि आपका जो टेबल है ना उसको 2NF में होना चाहिए। 2NF कहती थी पहले NF में होना चाहिए। पहले NF जो सा था उसकी कुछ कंडीशन थी वो हमने सेटिस्फाई की। 2NF के अंदर आया, हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया एक नया टेबल बनाकर। तो पार्शियल डिपेंडेंसी हमने आइडेंटिफाई कैसे की कि हमारी कंपोजिट में से कोई भी एक पार्ट उसका किसी नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट को बना तो नहीं रहा, अगर वो बना रहा है तो हमने उसका एक अलग टेबल बना दिया और उस जो जिसको बना रहा था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, और जो नई प्राइमरी की हमारी फॉरेन की बन गई मेन टेबल के अंदर। ठीक है, अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि यार 2NF में होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करना है आपने। ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती हैं कि आपका नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट के साथ ही बन रहा हो, यानी कि उसका प्राइमरी की कंपोजिट प्राइमरी की के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो। मिसाल ले लें, यहाँ पे जिप कोड है,
जिप कोड है 10001। अब ये जिप कोड से हम सिटी निकाल सकते हैं, इसी जिप कोड से हम स्टेट भी निकाल सकते हैं। तो ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि सिंपली आपने क्या किया कि आपकी जो नॉन ये प्राइमरी की तो नहीं थी ना जिप, तो ये नॉन प्राइमरी की थी। इस नॉन प्राइमरी की ने आपको हेल्प किया कोई दूसरी नॉन प्राइमरी, ये सिटी भी नॉन प्राइमरी की नहीं थी, स्टेट भी नॉन प्राइमरी की नहीं थी, प्राइमरी की नहीं थी। तो इसने क्या किया, नॉन प्राइमरी की ने दूसरी नॉन प्राइमरी की बनाने में हेल्प आउट किया। तो ये जब केस होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। गॉट इट। फुल डिपेंडेंसी क्या होती है कि आपकी कंपोजिट प्राइमरी की के बगैर तो वो वैल्यू निकल ही ना सके। पार्शियल डिपेंडेंसी ये होती है कि कंपोजिट प्राइमरी की में से कोई एक जो बंदा है गदार निकल है और वो जो सा है आपके किसी जो सा ना वैल्यू को एट्रीब्यूट को पॉइंट आउट कर रहा हो। ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्या है कि आपकी प्राइमरी की में से तो नहीं गा रहा, लेकिन वो दूसरा कोई नॉन प्राइमरी की जो सा उसको बनाने में बड़ा हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इस चीज को रिमूव करने के लिए वो थर्ड नंबर कहती है कि इसको रिमूव करो कि कोई नॉन प्राइमरी की दूसरी नॉन प्राइमरी की को जो है नहीं बनानी चाहिए, उसको पॉइंट आउट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर उसने क्या किया, इसको रिमूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगेन पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया था, नया टेबल बनाया था। इसी तरह ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को अचीव करने के लिए भी हम नया टेबल ही बनाएंगे। ठीक है। अब नया टेबल कैसे बनाएंगे, जिप वो पॉइंट था जो कि सिटी बनाने में हेल्प कर रहा था और स्टेट बनाने में हेल्प कर रहा था। तो हमने क्या किया, जिप को एक नया टेबल बनाया और उसको क्या कह दिया, प्राइमरी की। ये प्राइमरी की हो गया। और ये हेल्प क्या कर रहा था, सिटी बनाने में और स्टेट बनाने में। और वो एक दो जो से ना वहां पे नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हमने नए टेबल में ऐड कर दी और उसकी वैल्यूज एंगेज जो पड़ी हुई थी वो वहां पे रही। अब ये जो जिप है ना हमारे मेन टेबल के अंदर, अब ये मेन टेबल देखिए 3NF का, उसके अंदर ये जिप जो सी आप जो से फॉरन की बन गई। ठीक है। अब ये क्या करेगी, सिंपली यहाँ फॉरन की है, ये मेन टेबल को पॉइंट कर रही होगी सिंपली। अब आप देखें, अब एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो ये थी, दूसरी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कंपनी और कंपनी इन्फो थी। ये तो क्वाइट सिंपल है कि कंपनी का आपको पता होगा, आप कंपनी इन्फो निकाल सकते हैं और ये प्राइमरी की भी नहीं है, तो इस वजह से ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसको भी लैदा कर दो, तो उसने कंपनी का एक लैदा बना दिया, कंपनी इन्फो का लैदा बना दिया, और ये कंपनी भी यहाँ पे आके फॉरन की बन गई। यहाँ पे प्राइमरी की, यहाँ पे फॉरन की, जिप भी। तो इस तरह क्या किया, आपके मेन टेबल में आप देख लें, मेन टेबल एक तो कंसाइज हो गया, आपके टेबल 2 से 3 हो गए। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 हो गए टेबल आपके। लेकिन आपका क्या, अब आप जब भी क्यूरी करेंगे आप सिंप्लीफाइड वे के अंदर क्यूरी कर सकते हैं। और सेकेंडली आपके पास डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं नजर आ रही होगी। थर्ड नंबर पे आप जो है मेंटेन इसको करना इजी। आपको यार मुझे लोकेशन डालनी है तो मुझे लोकेशन टेबल में डालनी है, कंपनी डालनी है कंपनी टेबल में डालनी है, ना कि आपके पास सिर्फ एक ही टेबल होता है मेन टेबल जिसके अंदर सारा कुछ इंसर्शन हो रही है। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है। तो फाइनल जो हमारे पास टेबल आएगा तो वो अभी हमने देख लिया, जोड का टेबल आ गया, लोकेशन का टेबल आ गया, कंपनी का टेबल आ गया। जोड का टेबल हमने निकाला था पार्शियल डिपेंडेंसी से, ये तो हमने निकाले हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से। मेन टेबल हमारे पास फॉरन की के साथ ये बच गया। तो इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। आपके पास एक टेबल था जिसके अंदर डुप्लीकेशंस थी और मुश्किल कम्प्लेक्स क्यूरीज थी, मेंटेन करना मुश्किल था, उसमें हमने नॉर्मलाइज को यूज़ करते हुए 1NF 2NF और 3NF को यूज़ करते हुए आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म अचीव की। इसी तरह 4NF 5NF भी होती है, बट उसके अंदर उसके जो से यहाँ अभी नहीं जाएंगे डिटेल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक जो से 3NF जो से मोस्टली अचीव करनी चाहिए। उसके अंदर हमारे पास जो है ना सिंप्लीफाइड वे के अंदर डाटा आ जाता है। ओके, सो यहाँ तक हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो सा हमारे पास आता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, कंपोजिट। अच्छा ये हो गया, ठीक है ठीक है। ये कार्डिनैलिटी और पार्टिसिपेशंस और कीज। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे अब आपको होम टास्क भी असाइन कर देता हूँ। और जो मेन जो लास्ट है ना, यहाँ पे आप समझ लें कुछ कीज़ हैं डेटाबेस के अंदर, DBMS के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारे पास कुछ कीज़ होती है। प्राइमरी की, नॉन फॉरेन की तो हमने समझ ली, कंपोजिट प्राइमरी की भी समझ ली हमने। अब कुछ कीज़ हैं जिसको मैंने लिखा हुआ, उसको समझते हैं कि वो कौन कौन सी कीज़ होती हैं। तो सुपर की होती है। सुपर की असल में वही है कि आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर एक की को आइडेंटिफाई करना, जिसको हम कह रहे थे कंपोजिट प्राइमरी की। तो ये वही है सुपर की, उसी को कह रहे हैं। उसके बाद कैंडिडेट की होती है।
ये वो सिंगल एट्रीब्यूट होता है जिससे हम अपनी जो प्रैक्टिकल कर रहे थे, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे तो हम एक आईडी रख रहे थे, यूज़र आईडी, तो वो एक सिंगल ही थी, वो कोई मल्टीपल नहीं थी, तो उसको कहते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब है कि वो जौन सी है सिंगल एट्रीब्यूट है और जौन सा है क्या कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। इसी तरह हमने जब बनाया था ना स्टूडेंट, अगर मैं ढूंढ सकूं स्टूडेंट का हमारे इसके अंदर से, चलो क्वेरी कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं सिलेक्ट क्या था स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे आप देखें, ये मैं बता रहा था स्टूडेंट्स का नाम हमने क्या किया था, अलाइस, एज और ईमेल हमने डाली थी। तो पॉइंट जो बताने वाला था वो ये था कि कैंडिडेट की क्या होती है कि आपने आईडी को प्राइमरी की चूज कर लिया, ईमेल भी तो आपकी यूनिक थी, जब हमने इंसर्ट किया था हमने कहा था ईमेल यूनिक होगी, तो हम इसको भी तो प्राइमरी की बना सकते थे। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या थी, एक आईडी थी और एक ईमेल थी। तो ये जो कैंडिडेट है ना, आपका आईडी थी और ईमेल थी, इसलिए इसे कहते हैं कैंडिडेट की। आप दोनों में से कोई भी बना सकते थे। जब आपने बना ली तो आईडी आपकी प्राइमरी की होगी। अब जो ईमेल बची है ना, इसको कह देते हैं हम अल्टरनेट की, रिमेनिंग और अल्टरनेट के रोल नंबर एंड रजिस्टर्ड। ये क्या किसी और की बात हो रही है, किसी और टेबल की बात हो रही है, लेकिन इन शॉर्ट पहले नंबर पे आपके पास कैंडिडेट कीज थी कि आप आईडी को भी बना सकते हैं, आप ईमेल को भी बना सकते हैं। हमने कहा मैं आईडी को बनाता हूँ, हमने आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो जो बचा वो क्या बचा, ईमेल बचा। वो ईमेल क्या बचेगी, वो अल्टरनेट की होगी आपकी। तो ये सिंपल एक कीज का था इंट्रोडक्शन। और अब जो सा है इसके अंदर हम मैं आपको जो होम टास्क देने वाला हूँ वो है क्रिएट एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम फॉर एन एप्लीकेशन ऑफ योर चॉइस इंश्योरिंग इट रिप्रेजेंट द एंटिटीज एट्रीब्यूट रिलेशनशिप क्लियरली देन नॉर्मलाइज इट। तो सिंपल सी आपने क्या करना है, अपनी पसंद की कोई भी एप्लीकेशन पकड़नी है, उसके ईआरडी डायग्राम बनानी है। और तो मैंने इसके अंदर नहीं सिखाया ईआरडी बनाना, लेकिन उसकी मैं आपको इंट्रो देता चलता हूँ कि वो होती क्या है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत उसको यूट्यूब पे देखें एंड देन जो है उसको बनाएं। अपनी पसंद की एप्लीकेशन का आपने एक ईआरडी डायग्राम बनानी है एंड देन उसको नॉर्मलाइज करना, उसके टेबल्स बनेंगे, उसको फिर आपने नॉर्मलाइज करना है 1NF 2NF 3NF के साथ, ठीक है। तो अब लास्ट चीज़ जो हमारी रहेगी है वो है ईआरडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी हम कोई रिक्वायरमेंट्स अचीव करते हैं तो हमारे पास आती हैं, तो हम उसकी डायग्राम मैटिकलिक डाटाबेस की ना एक शक्ल बनाते हैं जिसे ईआरडी कहते हैं, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। अब उसके अंदर जो हम यूज करते हैं ना टर्म्स, वो होती है कार्डिनैलिटी और एक होती है पार्टिसिपेशन, ठीक है। एक होती है टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास यूजर्स का, फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स का एक टेबल है और दूसरा टेबल आपके पास टीचर्स का है। स्टूडेंट का और टीचर्स का आपस में जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन 1 to many है, 1 to 1 है, many to 1 है, ये वाला रिलेशन जो है कौन सा बनेगा। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं ईआरडी के अंदर। तो 1 to 1 क्या होता है कि एक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल केस है, एक स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही टीचर होगा, ये 1 to 1 है। या ये हो सकता है कि एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल टीचर होंगे, तो ये 1 to many है। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा टीचर्स होंगे, तो मैनी टू मैनी है। तो ये रिलेशंस हैं, ठीक है। डेटाबेस के अंदर ये रिलेशंस होते हैं। जब भी हमने ईआरडी डायग्राम बनानी होती है, हम इस रिलेशंस को देखते हैं और उसकी बेस के ऊपर इसको डिज़ाइन करते हैं। और डिज़ाइन के लिए जो सा है ये अच्छा ये थी कार्डिनैलिटी। अब दूसरी कार्डिनैलिटी का जो डिज़ाइन है ना, वो सिंपल ये है कि अगर 1 to 1 है ना, तो सिंपली आप एक लाइन के ऊपर जो सा ना ये ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर जो सी ना एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह मैनी के लिए जो आप सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला करते हैं कि आप इस तरह करके ना एक एंगल काइंड ऑफ ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये थी कार्डिनैलिटी। इसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, वो क्या है। अच्छा, एक पार्टिसिपेशंस होती हैं। पार्टिसिपेशंस क्या होती हैं कि आपके ना आपका जो है ना, या तो वो रिलेशन मस्ट है या फिर वो जो रिलेशन है वो ऑप्शनल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट डेफिनेटली स्कूल का होगा, तो उसको मस्ट है कि कोई टीचर असाइन होगा। ये एक मैंडेटरी जो है ना वो है रिलेशन है कि स्टूडेंट के पास टीचर होगा। लेकिन समटाइम्स ऐसे हो सकता है टीचर को कोई स्टूडेंट ही ना असाइन हो, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि टीचर को कोई स्टूडेंट ही नहीं असाइन हुआ, तो ये ऑप्शनल है। तो बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट ये आपको चीज़ को एनालाइज करना होता है कि कौन सी चीज़ माइट भी है और कौन सी चीज़ जो सी मस्ट है।
दो लफ्ज है, माइट भी यानी कि शायद, और एक है मस्ट, और मस्ट का मतलब है कि लास्ट में। तो ये पार्टिसिपेशन का हिस्सा है। पार्टिसिपेशन क्या कहती है कि आप या तो एक चीज़ मैंडेटरी होगी या ऑप्शनल होगी। तो मैंडेटरी को आप जो सा है लाजमी चीज़ को आप इसी तरह परपेंडिकुलर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑप्शनल को आप इस तरह सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक जो लास्ट चीज़ मैं बताऊंगा वो ये है कि ये आपकी ईआरटी डायग्राम जब आप बनाएंगे ना, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने एंटिटीज को बनाना है, एट्रीब्यूट्स लिखनी है, उसके रिलेशनशिप्स। अब ये जो रिलेशनशिप्स है ना, ये वन टू मैनी, वन टू वन, ये सारे होंगे, और आपने इन सिंबल्स को यूज करते हुए उसको बनाना है, कार्डिनैलिटी और पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन का आपको जब पता चलेगा उसको ड्रा कैसे करना है, दोनों को इकट्ठे कैसे ड्रा करना है। तो अब इसको इस तरह समझ लें कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक साइड पर हम रखते हैं डॉक्टर को, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं डॉक्टर, और डॉक्टर के क्लिनिक के पास जो है ना नर्सेस भी डेफिनेटली हैं, एक हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर भी हैं, नर्सेस भी। ठीक है, तो हमारे पास एक डॉक्टर है और नर्सेज हैं। अच्छा, डॉक्टर है हमारे पास और नर्सेज हैं। अब ये इनके दरमियान जो रिलेशन है ना, वन टू वन या वन टू मैनी या पार्टिसिपेशन कार्डिनैलिटी, वो क्या बनेगी। तो एक डॉक्टर है ना, उसके मस्ट है कि जो है ना वो होगी, उसके पास एक नर्स जो है असाइन लाजमी होगी एक डॉक्टर को। तो आपने क्या किया, डॉक्टर वाली साइन पे निशान नहीं लगाना या सिंबल नहीं लगाना, आपने ऑपोजिट साइड पे लगाना है। लाइक डॉक्टर मस्ट हैव नर्स, तो ये आपने मस्ट का एक साइन लगा दिया, जो कि क्या करेगी, उसका है साइन कि ये पार्टिसिपेशन का साइन है, ये मैंडेटरी का साइन है कि यार ये जो डॉक्टर है ना मस्ट हैव नर्स, इसके बाद नर्स का लाजमी होगी फॉर अटेंडिंग दी पेशेंट्स। ठीक है, इसी तरह अब जो सा है, अब इसके अंदर जो रिलेशन है वो वन टू वन है या वन टू मैनी है। एक डॉक्टर के पास एक ही नर्स होगी, इसलिए यहाँ पे हम दूसरा जो सिंबल लगाएंगे वो इस वाले का लगाएंगे, इस कार्डिनैलिटी का लगाएंगे। वो भी सेम सिंबल है, तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना। एक सिंबल कार्डिनैलिटी का, एक पार्टिसिपेशन का। पार्टिसिपेशन वाला पहले लगाते हैं, मेरे से गलती हुई है, मैंने जो सा पार्टिसिपेशन वाला पहले लगाया। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है ना, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये पार्टिसिपेशन है, ये कार्डिनैलिटी है। ठीक है, और कार्डिनैलिटी जो सी है, एक डॉक्टर के पास एक नर्स होगी, ये कार्डिनैलिटी शो कर रहा है, पार्टिसिपेशन शो कर रहा है कि मस्ट होगी। ठीक है, और इसी तरह नर्स का जो सा है कि नर्स को शायद डॉक्टर कोई एक नर्स है जिसको साइन ही नहीं है, उसको कोई ड्यूटी कोई और है, तो जो सा है यहाँ पे ऑप्शनल आ जाता है। तो शायद एक डॉक्टर हो, ये कार्डिनैलिटी है, और ऑप्शनल क्या है कि आप एक सर्कल लगा देते हैं कार्डिनैलिटी से पहले, ये ऑप्शनल है, शायद ना भी हो। नर्स का रिलेशन डॉक्टर के साथ कार्डिनैलिटी का वो डॉक्टर की साइड पे बनेगा, और डॉक्टर का जो कार्डिनैलिटी का रिलेशन है वो नर्स की साइड पे बनेगा। ठीक है, गॉट इट। क्लियर है यहाँ तक सारों को? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन, किसी भी जो कुछ भी डिस्कस हुआ उसमें, होम टास्क के ऊपर कोई क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन है, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, माइक में अनम्यूट करके पूछ ले सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, या तो सब कुछ समझ आ गया, कुछ समझ नहीं आया। ऐसे ही है, चलें। आई थिंक सो whoever behind the dev weekends, I think Haris, तो we should wrap up। किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है, right? Okay, so thank you very much all of you। Allah Hafiz।